नमस्कार साथियों, मैं इंजीनियर आशीष कुमार आप सभी के बीच आज सैटरडे फिर से हाजिर हुआ हूं असिस्टेंट लोको पायलट के लिए समर्पित हमारी टेस्ट 4 के डिस्कशन के लिए। साथियों, आप सब जानते हैं कि हम कितनी भी पढ़ाई कर लें, अगर टेस्ट नहीं देते हैं तो ये अंदाजा नहीं लग पाता है कि हम कहाँ हैं और किस स्थिति में हैं। तो अपने आप को आंकने के लिए, सेल्फ जजमेंट के लिए टेस्ट बड़ा जरूरी है। और खास करके टेस्ट इस मायने में भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जब सामने परीक्षाओं के आने की संभावना प्रबल हो। हालांकि आप सब जानते हैं वैकेंसियां बड़े और छोटे लेवल पर आनी आरंभ हो चुकी हैं। हम सभी को बेसब्री से इंतजार है रेलवे की वैकेंसी का, और जैसे ही रेलवे की वैकेंसी आती है तो हम सबका समर्पण उसके आधार पर तय होता है। लेकिन आपको अभी से तय करना है साथियों, क्योंकि जब वैकेंसी आ जाती है तब आप जगते हैं तो निश्चित रूप से सफलता संदेहास्पद हो जाती है। अगर आप पहले से तैयार रहते हैं तो निश्चित रूप से आपकी रन में विजय प्राप्त होती है। तो निसंदेह आप लग जाइए। और यह जो टेस्ट है यह सिर्फ आपको असिस्टेंट लोको पायलट में मदद करेगा ऐसा नहीं है। अभी आगामी जो आपकी बार की वैकेंसी है उसमें भी आपको काफी मदद मिलेगी। जो भी बच्चे फॉर्म भरेंगे विश्व भारती का, हालांकि उसमें 10th वाले बच्चे भी भर सकते थे, ITA वाले भी भर सकते थे। रोल किसका कितना है वो बात की चीजें हैं, लेकिन है कि भाई आप योग्य तो थे। अगर आप योग्य थे तो आपको प्रश्न पूछना है ट्रेड से, तो निश्चित रूप से साथियों आपको ट्रेड से संबंधित UPPCL का एग्जाम आगामी संभावित है। तो सारी तरह के एग्जाम में इसरो है, एम्स में वैकेंसी कुछ इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की आई है पटना में, तो जितनी भी वैकेंसियां मिसलेनियस हैं सारी जगह के लिए इस टेस्ट के प्रश्न आपको काफी मदद देंगे। और ये टेस्ट आपको ऑफलाइन में सुबह 9 से 10 में मुसल्लपुर हाट सेंटर पे आयोजित होती हैं, और ऑनलाइन में द प्लेटफॉर्म ऐप के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो आइए हम डिस्कशन को आरंभ करते हैं निश्चित रूप से साथियों, और इसी कामना के साथ कि मां शारदे इस बार आपके निराशा में उम्मीदों का एक सागर जगा दे और निसंदेह आपकी सफलता इस सेशन में तो लग ही जाए। ये 24-25 का चुनावी समर आपकी जिंदगी को भी सफलता के पैमाने पर बहुत मानक ऊंचाई देने का काम करे। इसी शुभकामनाओं के साथ आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, और देखिए प्रश्न कितना मजेदार है। कह रहा है SWG को डैश मापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों आप जानते हैं SWG का क्या मतलब होता है? SWG का पूरा नाम होता है स्टैंडर्ड वायर गेज। SWG से आप क्या समझते हैं? निसंदेह साथियों स्टैंडर्ड वायर गेज। ये तो हमारे इंडिया में SWG चलता है, अमेरिका में क्या चलेगा? AWG। इसका नाम क्या है दोस्तों? अमेरिकन वायर गेज। ठीक है, तो ये है आपका अमेरिकन वायर गेज, ये है आपकी स्टैंडर्ड वायर गेज। तो SWG और AWG दोस्तों जरा गौर करिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। हम इसके माध्यम से समान रूप से क्या करते हैं दोस्तों? तो इसके माध्यम से हम व्यास मापते हैं, डायमीटर मापते हैं। और ये डायमीटर किस चीज की मापते हैं साथियों? तो आप निश्चित रूप से हम डायमीटर मापते हैं आपको किसी भी तार का, किसी भी वायर का। ठीक है, तो आपके पास क्या है? ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये है SWG वायर गेज, और ये किसकी बनी होती है? स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। गौर कीजिएगा, इसमें 0 से लेके कितने नंबर है? 0 से 36 तक नंबर है साथियों। 0 नंबर यहां वाला देखिए कितना ज्यादा मोटा है, एक आपका ये वाला देखिए कितना उससे थोड़ा सा कम है। जैसे जैसे नंबर बढ़ती जाती है हमारी साइज क्या होती है दोस्तों? कम होती चली जाती है। यहां आप देख लीजिए ये आपका 36, जो 36 वाला है कितना बारीक कितना पतला है, बहुत ही छोटा सा है। मतलब आप क्या समझ रहे हैं? जो सबसे महत्वपूर्ण कंसेप्ट है जिंदगी भर याद रखना साथियों, SWG का नंबर बढ़ेगा, करस्पॉन्डिंगली आपकी क्या होगी? मोटाई कम होगी। मोटाई क्या होगी? कम होगी, यानी पतला कंडक्टर होगा। SWG का नंबर बढ़ता है तो मोटाई कम होती है, मोटाई कम होती है तो साहब क्या होता है? रेजिस्टेंस आपकी बढ़ जाती है। रेजिस्टेंस आपकी बढ़ती है साथियों तो श्योर हो जाइए आपकी करंट कम हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से अगर मेरा SWG का क्या होगा? नंबर घटता है। SWG का नंबर घटता है, तारें क्या होती हैं? मोटी होती हैं, यानी मोटाई आपकी क्या होती है? तार की बढ़ती है। मोटाई जब बढ़ती है साथियों तो स्पष्ट सी बात है रेजिस्टेंस घट जाता है, और जब रेजिस्टेंस घट जाता है तो हमारी करंट क्या होती है साहब? बढ़ जाती है। ये आप ध्यान रखिएगा। तो अल्टीमेटली इस हिसाब से क्या होता है?
हमारा सिस्टम साहब काम करता है। यानी आपको अगर मैं पूछ लूं कि 5 SWG, ठीक है, और 25 SWG में किसमें ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, तो आप बेहिचक कहेंगे 25 में रेजिस्टेंस ज्यादा होगा और 5 में कम होगी। मैं आपसे पूछूं करंट किससे ज्यादा जाएगी, आप कहेंगे करंट 5 वाले से ज्यादा जाएगी, 25 वाले से करंट कम जाएगी। तो ये एकदम कंसेप्ट को आपको क्लियर रखना है। SWG नंबर बढ़ेगा, मोटाई घटेगी, मोटाई घटेगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, करंट घटेगी। SWG नंबर घटेगा, मोटाई बढ़ेगी, मोटाई बढ़ेगी, रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा, करंट बढ़ जाएगी। तो अल्टीमेटली ये सारी की सारी चीजें यहीं से निकलती हैं। स्पष्ट हो गया। हम इसके माध्यम से क्या मापते हैं, डायमीटर मापते हैं, व्यास मापते हैं किसी भी चालक तार का इंसुलेशन को हटाने के बाद। आइए दोस्तों, अगला बड़ा ही जबरदस्त प्रश्न है। कह रहा 10 घंटे की अवधि में 200 वाट के बल्ब 200 वाट के बल्बों द्वारा उपभोग की गई ऊर्जा क्या है। यानी 2 बल्ब मेरा कितने का है, 2 बल्ब है साथियों, आप ध्यान रखिएगा 100 वाट का, और साहब 4 बल्ब आपका कितने का है, 4 बल्ब आपका है साथियों 200 वाट का। ध्यान रखिएगा कितने का है, 4 बल्ब है 200 का और 2 बल्ब है आपका 100 वाट का। तो अल्टीमेटली ये हमारी क्या है, डिवाइसेस जिसमें पावर हो रहा है कंज्यूम, और कितने घंटे तक हो रहा है दोस्तों, 10 घंटे तक हो रहा है। तो आइए जरा देख लें हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो मेरे पास पावर P1 की रेटिंग, तो कुल पावर मैं कैलकुलेट करूं सबसे पहले। आइए जरा देख लेते हैं कुल शक्ति क्या होगी। कुल शक्ति निकालने के लिए 2 बल्ब 100 वाट का, तो 2 गुना 100 कर दीजिए, प्लस 4 आपका कितने का 200 का है, कर दीजिए, क्या हो गया 200 प्लस 800 बराबर 1000 वाट। तो टोटल पावर का कंजप्शन कितना हो गया 1000 वाट। अब ये तो हमको मिल गया, अब उपयोग की गई ऊर्जा क्या होगी, आइए जरा देखते हैं। उपयोग की गई ऊर्जा ये कितना होगा साथियों, ये हो जाएगा हमारा वाट गुना घंटे बटा 1000। क्या होगा, वाट गुना घंटे बटा 1000। यानी सॉल्व कर लीजिए, क्या लिखेंगे आप, वाट आपकी है 1000, घंटा है 10 और बटा 1000, कैंसिल आउट, क्या मिल गया 10 किलोवाट आवर। और यही किलोवाट आवर क्या होती है, यूनिट होती है। तो टोटल कितना यूनिट हो गया 10 यूनिट। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्घटना का मुख्य कारण है, यानी किस कारण से आपकी दुर्घटना घटित होती है। दोस्तों जीवन भर याद रखिएगा, अगर हम खतरे के प्रति सजग नहीं हैं तो अल्टीमेटली हमारी क्या होगी, दुर्घटना होगी। औजारों के बारे में जानकारी होगी हमें तो हम अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे, सही तरीके से करेंगे, ताकि कोई तरह की परेशानी नहीं महसूस होगी। अगर आपको सुरक्षा मानक का ज्ञान है, कैसा सिंबल बता रहा है, आपको कह रहा है मैंडेटरी है भाई हेलमेट पहनना है तो आप पहनेंगे, ठीक है, कह रहा निषेधात्मक है कि भाई ये नहीं करना है, आपको खुले वायर को यूं नहीं छूना है, आप नहीं छुएंगे। तो अगर आप सुरक्षा मानकों का पालन कर रहे हैं, चिन्हों के हिसाब से चल रहे हैं, या आपको औजारों की जानकारी है, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अल्टीमेटली हमारा औजार की जानकारी और सुरक्षा मानक से दुर्घटना नहीं होती है। दुर्घटना होती किस कारण से है दोस्तों, दुर्घटना होती है खतरे के प्रति सजग नहीं होने से। राइट आंसर इज व्हिच वन, ऑप्शन नंबर ए। अगर हम खतरे के प्रति अलर्ट नहीं हैं, हम बेहिसाब काम किए जा रहे हैं, चीजें गड़बड़ हो रही हैं, इग्नोर करते चले जा रहे हैं, अंततः क्या होगा, एक बड़ी घटना के हम शिकार हो जाते हैं। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रिक बेल में किस प्रकार का चुंबक इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों इलेक्ट्रिक बेल आप सबको मालूम है, हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपकी कॉल बेल होती है ना, उसी तरह से आप किसी के दरवाजे पर जाते हैं, घंटी को दबाते हैं, बटन प्रेस करते हैं, ट्रिंग ट्रिंग या फिर वो जैसा भी ट्यून लगा के रखता है वैसी आवाज़ें आती हैं। तो हमने यहाँ पे सिंपल वाला दिखाया है आपको, इसमें ट्यूनिंग नहीं है। ये मेरा बेल है दोस्तों, इसके ऊपर ये स्ट्राइकर, यहाँ पर आपकी क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो आप स्पष्ट समझ गए, इलेक्ट्रोमैग्नेट लगी होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट की क्या टेंडेंसी होती है दोस्तों, ये आपकी बहुत ही तेज गति से तुरंत मैग्नेटाइज होती है और डीमैग्नेटाइज भी जल्दी हो जाती है। यानी इसमें मैग्नेटाइजेशन
और डीमैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन, ये आपका क्या होता है साथियों, फास्ट होता है, आसानी से होता है, तेज गति से होता है। क्या होता है ये, तुरंत होता है। मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन क्या होता है दोस्तों, तुरंत होता है। यानी ऐसी मैग्नेट जो तुरंत मैग्नेटाइज हो जाती हैं और तुरंत आपकी क्या होती हैं, डीमैग्नेटाइज हो जाती हैं दोस्तों, उसे हम क्या कहते हैं, निश्चित रूप से इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो बैंडविड्थ, इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो बीएच कर्व होता है बहुत ही पतला होता है, नैरो विड्थ होती है, और स्वाभाविक रूप से इसमें हिस्टैरिसीस लॉसेस भी आपकी क्या होती हैं, कम होती हैं। जैसे ही आपने यहाँ पुश बटन को प्रेस किया, स्विच को प्रेस किया, प्रेस करने के बाद करंट आपकी प्रवाहित होती है। जैसे ही करंट आपके इस कॉइल से सर्कुलेट करना शुरू करती हैं, तो जब करंट कॉइल से सर्कुलेट करना शुरू करती हैं, मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट होता है, और ड्यू टू दैट मैग्नेटिक फोर्स आपकी ये आयरन वाली जो स्ट्रक्चर है और यहाँ कॉन्टैक्ट आपका बन जाता है। जैसे ही ये मैक और ब्रेक कॉन्टैक्ट पे कॉन्टैक्ट बनता है दोस्तों, तुरंत ये स्ट्राइक करती है, इसको अपनी ओर खींचती है, और जैसे ही अपनी ओर खींचने का प्रयास करेगा, ये स्ट्राइकर इस पे खटाखट चोट मारना शुरू करेगा। जैसे ही स्ट्राइकर इस पे चोट मारेगा, तो क्लियर रूप से आप समझ लीजिए दोस्तों, स्ट्राइकर जैसे इस पे चोट मारेगा, तुरंत आपकी क्या होगी, आवाज आनी शुरू हो जाएगी, बेल अपना काम करने लगेगी। तो क्लियर हो जाइए, हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेट का बीएच कर्व बहुत पतला होता है, इसमें अपशिष्ट चुंबकत्व की मात्रा एकदम ना के बराबर होती हैं, इसका कोरेसिव फोर्स भी कम होता है, इसकी रिटेंटिविटी भी क्या होती है दोस्तों, कम होती हैं। ये सारी बातें आप समझ रहे हैं। और मैं सबसे महत्वपूर्ण बात जो चर्चा किया, ये जल्दी मैग्नेटाइज और जल्दी डीमैग्नेटाइज होती हैं। अल्टीमेटली वी आर यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक बेल। डियर फ्रेंड ध्यान रखिएगा, which one is right answer? The right answer is electromagnet. Next, in full pitch winding, full गैप वाइंडिंग, ये क्या होता है हमारा दोस्तों? फुल पिच वाइंडिंग से आप क्या समझते हैं? फुल पिच वाइंडिंग का जैसे ही नाम होता है, तुरंत हमारे मन में ये चीजें आ जाती हैं, ये मेरा एन, ये मेरा एस पोल है, एन के सापेक्ष आपने मिड लाइन दिया, एस के सापेक्ष मिड लाइन दिया, मतलब आपका जो पोल का सेंटर है उसके बीच की दूरी, यहां से लेकर यहां के बीच की दूरी, ये कितनी है दोस्तों? 180 डिग्री की। तो आपका दो पोल के मिडिल सेंटर के बीच की दूरी क्या है? 180, 180। यानी अगर आपका पोल पिच हमारे क्वाइल पिच के बराबर होगा, तो क्लियर हो जाइए, ये आपकी क्या होगी साहब? फुल पिच वाइंडिंग होगी। यहां पर देख लीजिए, हमारी ये वाली जो लेयर यहां आई है, हमने जो वाइंडिंग यहां इंस्टॉल किया है, क्या किया है? ये देखिए, बिल्कुल बिल्कुल एकदम जस्ट इसके पास 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 इसी से होते हुए, यानी ये रही मेरी अटैचमेंट। ये क्या है? दिस मच इज अटैचमेंट। यानी आपने जो वाइंडिंग इंस्टॉल किया है, आपकी वाइंडिंग की पिच और आपके पोल की पिच, ये वाली क्या कहलाती है? वाइंडिंग पिच कहलाती है। तो हमारी क्वाइल पिच कहिए या वाइंडिंग पिच कहिए, स्वाभाविक रूप से दोस्तों हम अगर इसे कहें यहां पर आपका क्वाइल पिच और या क्वाइल स्पान, ये निश्चित रूप से क्या है? पोल पिच के समान है। क्या है? पोल पिच के समान है। तो दोस्तों जीवन भर याद रखना, यदि हमारा क्या होता है, यदि हमारा पोल पिच बराबर होता है क्वाइल पिच के, और इस दोनों का मान होता है 180 डिग्री, तब ये क्या कहलाती है? फुल पिच वाइंडिंग कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? ये फुल पिच वाइंडिंग कहलाती है। ठीक है। और हमारे फुल पिच वाइंडिंग में जो आपका पिच फैक्टर होता है वो कितना होता है? 1 होता है। सदैव याद रखिएगा, इसमें जो हमारी पिच फैक्टर होती हैं, इसको केपी से सूचित करें, इसका मान क्या होता है? 1 होता है। और फ्रैक्शनल या शॉर्टेड पिच वाइंडिंग में 1 से थोड़ा कम होता है, लेस देन 1 होता है। आइए जरा हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देखिए क्या है, बड़ा ही अच्छा पॉइंट है। पिच फैक्टर कितना होगा इसका? 1 होगा। एकदम कॉपी में नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, दोज कन्वर्टर इन व्हिच डीसी जनरेटर एंड एसी मोटर, ऐसा कन्वर्टर जिसमें डीसी जनरेटर और एसी मोटर का हम यांत्रिक रूप से
इसके युग्मित करके जोड़ करके तब इस्तेमाल करते हैं, कौन सा कन्वर्टर होता है? तो साहब हमारे कन्वर्टर का सबसे पहले काम देख लीजिए। कन्वर्टर बहुत ही आसानी से आप सब जानते हैं, यह एसी को डीसी में भी बदलता है और डीसी को एसी में भी बदलता है, दोनों कामों में इस्तेमाल में लिया जाता है। यहाँ इस तस्वीर में आप अच्छे से देख रहे हैं, हमने 3 फेज का एसी लिया है और यहाँ हमारी क्या है, मोटर है। अब 3 फेज के एसी पर कौन मोटर चलेगी? निश्चित रूप से ये मेरा कौन सा है, 3 फेज इंडक्शन मोटर है। अब जो 3 फेज इंडक्शन मोटर यहाँ हमने ले लिया, यह 3 फेज इंडक्शन मोटर किससे जुड़ी हुई है? आपके फ्लाईव्हील के माध्यम से जुड़ी हुई है और यहाँ पर आपका शाफ्ट कपलर लगा है। शाफ्ट कपलर के माध्यम से इसके रोटेशनल यानी मैकेनिकल पावर को, मैकेनिकल कैपेबिलिटी को आप किसे ट्रांसफर कर रहे हो? आप जनरेटर को कर रहे हो। जनरेटर मैंने कौन सा लगा दिया? डीसी, यानी इसका शाफ्ट हमारे डीसी जनरेटर के हिसाब से क्या हो गया? कपल। अब जब उससे ये जुड़ गया तो निश्चित रूप से होगी रोटेशन और उस रोटेशन से फिर क्या होगी? जनरेटर को मिल जाएगी मैकेनिकल पावर। अब फिर जनरेटर क्या करेगा? आउटपुट में देगा इलेक्ट्रिकल पावर, लेकिन वो इलेक्ट्रिकल कैसा देगा? डीसी देगा। यानी आप क्या समझे, इनपुट में आपने एसी लिया था और आउटपुट में आपने क्या प्राप्त कर लिया? डीसी प्राप्त कर लिया। कन्वर्जन हुआ कि नहीं हुआ? तो दोस्तों याद रखना, जो प्राथमिक स्टेज होती है, प्राइमरी स्टेज होती है, उसमें हमारा मोटर जनरेटर सेट निश्चित रूप से इस्तेमाल किया जाता है। राइट आंसर इज व्हिच वन? मोटर जनरेटर सेट। वी आर यूजिंग डेफिनेटली मोटर जनरेटर सेट फॉर द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल सप्लाई इन फर्स्ट स्टेज। बाकी इसके टाइप्स हैं आपके, रोटरी कन्वर्टर, मोटर कन्वर्टर और आपका सिंक्रोनस कन्वर्टर, ये सब टाइप्स हैं। रोटरी कन्वर्टर के माध्यम से हम लोग अधिक मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में क्या करते हैं, आप एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे हम यहां चर्चा करने वाले हैं, मेरा जो 7वां प्रश्न है, सिंक्रोनस मोटर का क्या लाभ होता है? ये देखिए हमारी सिंक्रोनस मोटर है, आपको बताकर खुशी होगी, ये कैसी मशीन है दोस्तों? ये डबली एक्साइटेड मशीन है। कैसी मशीन है? डबल एक्साइटेड मशीन है। ध्यान रखिए, ये क्या है? हमारी डबल एक्साइटेड मशीन है। और ये जो डबल एक्साइटेड मशीन है, इससे स्पष्ट ये होता है दोस्तों कि इसके स्टेटर को हम क्या देते हैं? ध्यान रखिएगा, इसके स्टेटर को हम देते हैं दोस्तों स्पष्ट रूप से एसी 3 फेज की सप्लाई। क्या देते हैं? एसी 3 फेज की सप्लाई। फिर हम इसको क्या देते हैं? ध्यान रखिएगा, डीसी देते हैं। डीसी सप्लाई किसको देते हैं? इसके फील्ड एक्साइटेशन के लिए। डीसी किस लिए देते हैं? फील्ड एक्साइटेशन के लिए रोटर को देते हैं। ठीक है, यानी हमने क्या किया, यहां पर डीसी सन जनरेटर या डीसी कंपाउंड जनरेटर का इस्तेमाल करके कांस्टेंट डीसी हम इसे प्रदान करते हैं और उस कांस्टेंट डीसी के माध्यम से हमारा क्या होता है? एक्साइटेशन प्राप्त होती है, चुंबकीय क्षेत्र विकसित होती हैं और फिर जाकर के हमारा रोटर क्या करता है दोस्तों? इसमें रोटेट होता है और रोटर को रोटेट कराने के लिए बाहर से आपको मैकेनिकल फोर्स देना पड़ता है, मैकेनिकल एनर्जी देनी पड़ती है, शाफ्ट के माध्यम से वो घूम, तब जाकर के रोटेट करती हुई रोटर आपकी क्या करती है? जनरेटर की अगर बात करें तो रोटेट करती हुई रोटर आपकी फिर ईएमएफ इंड्यूस करती है। तो आपका वहां पर तो क्लियर कंसेप्ट हो ही गया जनरेटर के बारे में। अब मोटर में भी हमको क्या करना है? डबल एक्साइटेशन देना है चुंबकीय क्षेत्र विकसित होने के लिए, साथ ही साथ सप्लाई भी हमको देना है। और तीसरे नंबर पर हमको क्या करना है दोस्तों? आपको ऐसे भी इतना कुछ करने के बावजूद भी ये सेल्फ स्टार्टिंग होती नहीं है। इसको सेल्फ स्टार्टिंग करने बनाना हमको संभव हो नहीं पाता है। इसको स्टार्ट करने के लिए हमें देना पड़ता है पोनी मोटर का कनेक्शन, हमें देना पड़ता है क्या साहब? डैम्पर बार्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो याद रखिए 2 महत्वपूर्ण बातें, सिंक्रोनस मोटर डबली एक्साइटेड मशीन है, पहली बात। दूसरी बात साथियों, हमारी जो सिंक्रोनस मोटर है ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है, इसको स्टार्ट करने के लिए एक्सटर्नल अरेंजमेंट करने की आवश्यकता होती है। और जो सबसे बेहतरीन इसका फायदा है, हम इसका इस्तेमाल 2 कामों के लिए विशेष रूप से क्या रहती हैं साहब? ओवरलोडेड रहती हैं, तो इसका पावर फैक्टर होता है लैगिंग। जब ये क्या होती हैं? विदाउट लोड ओवर एक्साइटेड होती हैं। ध्यान रखिएगा, ओवरलोडेड कहने का मतलब कि अंडर एक्साइटेड कंडीशन में अगर ये रहेगी तो लैगिंग पावर फैक्टर देगी। अगर आपका नॉर्मल कंडीशन पर है
तो ये आपका यूनिटी पावर फैक्टर देगी। अगर नो लोड पर यह मशीन ओवर एक्साइटेड हो गई तो याद रखिए ये आपकी लीडिंग पावर फैक्टर देती है, लीडिंग करंट प्रदान करती है। परिणाम ये होता है साथियों कि इसके माध्यम से, ध्यान रखिएगा, परिणाम ये होता है इसके माध्यम से साहब हमारी पावर फैक्टर इंप्रूव कर जाती है, वोल्टेज रेगुलेशन हमारा मेंटेन हो जाता है। ये सारी बातों को जानने के बाद आप दे सकते हैं। बताइए मुझे व्हिच वन इज करेक्ट आंसर। आप सब बच्चे मुझे कमेंट करके बताइए, मैं इंतजार कर रहा हूं आपके कमेंट का, क्योंकि आप जानते हैं ना कांस्टेंट ऑपरेटिंग स्पीड देती है, क्योंकि नाम ही इसका सिंक्रोनस है। जिंदगी भर याद रखना, टेक्निकल में जैसा नाम वैसा। तो दोस्तों हम यहां कहते हैं NS और इसकी स्पीड होती है 120 F बटा P, जहां F हमारा क्या है साहब, आवृत्ति, अब P हमारा क्या है, पोल। तो NS इक्वल टू 120 F बाई P इसी गति पर चलती हैं, चाहे आप लोड बढ़ाओ या घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बहुत सारे बेनिफिट्स आपने जाने, बाकी कंसेप्ट के आधार पर आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, कह रहा है दिए गए विकल्प में उपभोक्ता वितरण के लिए यानी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप कौन सा कनेक्शन 3 फेज ट्रांसफार्मर का लेते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्वाभाविक सी बात है, हमें क्या करना है, 3 फेज 4 वायर का यूज करना है। क्या करना है, 3 फेज 4 वायर का यूज करना है। अब 3 फेज 4 वायर किस लिए, क्योंकि एक आपका क्या होगा, न्यूट्रल। यहां वाला जो है ये पतला वाला वायर ये आपका न्यूट्रल है, बाकी ये मेरा आर फेज है, ये मेरा वाई फेज है और ये मेरा क्या है, बी फेज है। तो आर वाई और बी। तो दोस्तों गौर कर लीजिएगा, आप न्यूट्रल और एक फेज के बीच कनेक्शन करते हैं तो 230 वोल्ट के लमसम आपको वोल्टेज प्राप्त होती है। अगर आप दो फेज में कनेक्शन करते हैं 400 440 इस रेंज में आपको प्लस माइनस में वोल्टेज प्राप्त होती है। यानी हमारे दोनों डोमेस्टिक वाले हैं या जो कमर्शियल वाले हैं सबको सप्लाई प्रॉपर मिल जाती है। ये मिशन के लिए काफी परफेक्ट माना जाता है। तो वी आर यूजिंग व्हिच टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर कनेक्शन साहब, हम इस्तेमाल करते हैं स्टार डेल्टा स्टार। कौन सा करते हैं, डेल्टा से स्टार। यानी प्राइमरी का कनेक्शन है डेल्टा में और सेकेंडरी मेरी कैसी है, स्टार में। तो हमने इनपुट दिया है इसे और आउटपुट हम कहां से ले रहे हैं, इस तरह के कनेक्शन से। ठीक है, तो वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही बेहतर तरीके से हम इसके माध्यम से कर लिया करते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि डेल्टा अगर आपका मन होगा भी देने का ना, तो आप श्योर हो जाइए कि डेल्टा में न्यूट्रल पॉइंट होता नहीं है। न्यूट्रल तभी होता है जब परिपथ कैसी हो, ओपन हो। जब हमारी स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं, ओपन होती है, उभयनिष्ठ बिंदु होता है, तभी जाकर के आपकी न्यूट्रल होती है। और जब सर्किट बैलेंस होती है साथियों, तो न्यूट्रल से जाने वाली करंट का मान कितना, 0 होता है। कितना होता है दोस्तों, 0 होता है। चलिए जरा आगे बढ़ते हैं। केवल द चार्जिंग करंट साहब, चार्जिंग करंट हमारी जब भी प्राप्त होती है वो कैपेसिटिव करंट होती है। दैट मीन्स वो आपकी लीडिंग नेचर की होती है। और लीडिंग नेचर की करंट जब है तो आप सब जानते हैं कि प्योर कैपेसिटर में हमारी करंट लीड करती है। और जब करंट लीड करती है ना, तो आपको 90 डिग्री का क्या होता है, शिफ्टिंग होता है। समझ गए कि नहीं, वोल्टेज से क्या होता है, कितने से लीड करेगी, 90 से करंट लीड करेगी। अगर कैपेसिटर प्योर है, यू ऑलवेज रिमेंबर दैट देयर मस्ट बी अ लीडिंग ऑफ करंट विथ वोल्टेज बाय द इलेक्ट्रिकल एंगल 90 डिग्री। अगर आपकी प्योर इंडक्टिव कॉइल होंगी तब भी आपकी क्या होगी दोस्तों, लैगिंग होगी, लेकिन उस समय में वोल्टेज से करंट लैग करेगी बट एग्जैक्ट 90। बट व्हेन वी आर यूजिंग, जब हम इस्तेमाल करते हैं सिर्फ रजिस्टिव सर्किट का, रजिस्टिव लोड का, वैसी परिस्थिति में क्या होगा, आपकी वोल्टेज और करंट का फेज समान रहेगा। तो स्पष्ट हो गया, वोल्टेज से 90 डिग्री तक क्या हो सकती है, आगे रह सकती है। जब भी ये रिप्लेसमेंट होगा, जब भी आपका लीडिंग होगा, वो एग्जैक्ट कितने एंगल का होगा दोस्तों, 90 का होगा। क्योंकि ऐसी परिस्थिति में केबल में आपकी कैपेसिटिव करंट फ्लो करती है और हमारी जो कैपेसिटिव करंट है वही आपकी चार्जिंग करंट होती है दोस्तों। और ये कैपेसिटिव करंट का नेचर कैसा होता है, लीडिंग नेचर का होता है। कैसा होता है दोस्तों, लीडिंग नेचर का होता है। आइए अगला प्रश्न, एक एवोमीटर क्या माप सकता है। दोस्तों आप जानते हैं एवोमीटर किसे कहते हैं, ठीक है, एवोमीटर है हमारा मल्टीमीटर। मैं आपको एक मल्टीमीटर दिखा रहा हूं दोस्तों, ये देखिए, ये है मल्टीमीटर, जैसी तस्वीर है सेम वही वाली यहां पर है।
और इस मल्टीमीटर के माध्यम से देखिए आपको यहाँ पर 000 दिखा रहा है, डिजिटल मल्टीमीटर है। ठीक है, हम क्या करेंगे, गौर कीजिएगा, बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में पता रहता है, लेकिन जब उसको मेजरमेंट करने के लिए दे दिया जाता है तो वो नहीं कर पाते हैं। आप हमेशा लाइफ टाइम याद रखिएगा, जब भी हम करेंगे ब्लैक वाला कहाँ लगाएंगे, कॉमन में। यहाँ बीच में कॉमन लिखा है, तो ब्लैक हमेशा कहाँ लगेगा, कॉमन में। ठीक है, और यहाँ पर हमारी 600 वोल्ट, आपका 200 मिली एम्पियर, 250 वोल्ट मैक्सिमम। तो हम यदि वोल्टेज एसी डीसी मापना चाहें तो हम इसके माध्यम से लाल वाला इधर लगाएंगे। जब सिर्फ हमको 10 एम्पियर का करंट मापना होगा तब हम इधर की ओर कनेक्ट करेंगे। इसमें हम 3 चीज़ मापते हैं, ये मेरा वोल्टेज डीसी का हुआ, यहाँ मेरा वोल्टेज एसी का हुआ, इधर में आपकी क्या है, एम्पियर है डीसी वाली। यहाँ पर आपकी कंटिन्यूटी टेस्ट हो जाएंगी इसके माध्यम से। इधर मेरा क्या है, सारा का सारा ओम है साथियों, निश्चित रूप से रेजिस्टेंस के मेजरमेंट की चर्चाएं हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम इसके माध्यम से तीनों चीज मापते हैं, वोल्टेज मापते हैं, करंट मापते हैं और रेजिस्टेंस मापते हैं। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, एवोमीटर कहा जाता है। दोस्तों एवो का मतलब आपको क्लियर हो गया, प्लस A4 अमीटर, V4 वोल्ट मीटर, O4 ओम मीटर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो अल्टीमेटली द राइट आंसर इज व्हिच वन, करंट, पावर, करंट, EMF और प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ओके, थैंक यू सर। सीटीएस वायरिंग, यानी सीटीएस वायरिंग में केबल अच्छी तरह से परिपक्व और सीधी सागौन की लकड़ी पर सीटीएस का पूरा नाम क्या होता है? तो दोस्तों आप याद रख लीजिए, सीटीएस का पूरा नाम होता है केबल टायर शीथ। ठीक है, फिर आप आ जाइए टीआरएस। टीआरएस का पूरा नाम क्या होता है? टफ्ड टफ रबर शीथ। क्या होता है? टफ रबर। तो स्पष्ट हो गया, सीटीएस केबल टायर शीथ एंड टीआरएस टफ रबर शीथ। आप यहां देख भी रहे हैं कि हम सागौन की लकड़ी ले रहे हैं, निश्चित रूप से सीजन वुड ले रहे हैं, बहुत ही अच्छा और काफी मजबूत क्वालिटी की लकड़ी है। और इसमें सीजनिंग हो जाने से क्या होती है कि इसमें जल्दी आपका कीड़ा वगैरह नहीं लगता है, मजबूती इसकी लोहे से। तो उसमें नुकसान होने की संभावना नहीं रहती है। तो इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपकी लगभग मोटाई कम से कम 10 mm तो जरूर रहना चाहिए। ठीक है, उससे कम तो नहीं रखना चाहिए, ताकि हमारे वाल से थोड़ा डिस्टेंस रहे, आपकी किसी भी तरह के लिक्विडस या फिर आपको झटके वगैरह से बचने में भी सुविधा मिलती है, उससे भी आप सेफ रहते हैं। हालांकि इस तरह की वायरिंग अब हम लोग करते नहीं हैं, जनरली पुराने समय में हुआ करता था। लेकिन एक अच्छाई इसकी यह थी कि कहीं कोई फॉल्ट हुआ, शॉर्ट हुआ, कुछ भी हुआ, वो बहुत आसानी से हम लोग देख भी पाते थे, आइडेंटिफाई कर पाते थे। ठीक है, चलिए अगला है सोल्डिंग के लिए। दोस्तों सॉफ्ट सोल्डिंग के लिए कौन सा सोल्डर इस्तेमाल करते हैं? आप जानते हैं दो तरह की सोल्डिंग होती है, एक सॉफ्ट एक हार्ड। हार्ड सोल्डिंग को हम ब्रेजिंग कहते हैं और सॉफ्ट सोल्डिंग को हम सामान्य रूप से तो कह ही रहे हैं सोल्डिंग। तो सॉफ्ट सोल्डिंग जब भी की जाती है दोस्तों, वो आपकी 420 डिग्री सेल्सियस 420 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर, इससे क्या होती हैं, इससे कम ताप पर की जाती हैं। क्या होती हैं? इससे कम ताप पर की जाती हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर आइए, एक तो ये महत्वपूर्ण बात हो गई, जो स्टैंडर्ड हमने टेम्परेचर रखा है वो 180 डिग्री से लेकर 250 डिग्री सेल्सियस तक रखते हैं, इतने में ही हमारा काम हो जाता है। आपके सामने यहाँ दिया हुआ है कि आपका ये क्या है, वायर स्ट्रीपर।
तार के ऊपर से इंसुलेशन हटाएगा। ये मेरी रिसॉल्विक है जो सोल्डिंग को हटाने के इस्तेमाल में आएगी। ये आपकी निश्चित रूप से फ्लक्स हैं जो आपको क्या करेगा, ऑक्सीडेशन नहीं होने देगा, जंग नहीं लगने देगा, साथ ही साथ सतह की सफाई में भी मदद करेगा, आपकी सोल्डरिंग मटेरियल को फैलने में भी, स्प्रेड होने में भी हेल्प करेगा। ये सारी चीज़ें हैं। फिर यहाँ पर आपका क्या है, ये चिमटा, इसके माध्यम से हम पकड़ेंगे और ये मेरी है इलेक्ट्रिक सोल्डिंग आयरन, जिसकी बिट किसकी बनी हुई है, कॉपर की बनी हुई है, याद रखना। और ये मेरा आपका सोल्डर, जिस सोल्डर के माध्यम से ये एक फिलर मैटर है जो आपको क्या करेगा, ज्वाइंट पोजीशन पर आपकी हेल्प करेगा। आप जैसे ही गर्म करोगे सोल्डिंग आयरन को, सोल्डर लेकर जाओगे, वहां पर अटैच होगा, पिघलेगा, थोड़ी देर में ठंडा होकर के चिपक जाएगा और इसको निश्चित रूप से क्या करेगा, ज्वाइंट कर देगा। तो दोस्तों याद रखना, सोल्डर के रूप में हम लोग प्रायः लेड और टिन का इस्तेमाल करते हैं। टिन इसलिए क्योंकि उसकी गलनांक बहुत कम होती है, ठीक है, जल्दी पिघल जाता है इस कारण से। तो ये सब बातें तो आप जान गए। अल्टीमेटली हमारा जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, तो दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन। ये सब का हम इस्तेमाल इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन यानी इलेक्ट्रीशियन सोल्डर जो होता है, इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन का इस्तेमाल करता है। और इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन के लिए इलेक्ट्रीशियन सोल्डर जो बहुत कम ताप पर पिघलता है, लगभग 180 से 250 के बीच में, उसी का हम इस्तेमाल करते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, दो आवेशित कणों के बीच की दूरी घटाकर मूल दूरी को क्या कर दिया गया, आधा कर दिया जाए, तो उसके बीच बल कितना होगा। आप सब मेहनती छात्र हैं, आप जानते हैं F बराबर क्या होता है, कूलम के नियम से K Q1 Q2 बटा R का स्क्वायर। क्या होता है, K Q1 Q2 बटा R का स्क्वायर। अब यहां से आप क्या करेंगे, यहां कह दिया K Q1 Q2 और R आपका क्या बन गया, 1/2। क्या हो गया, R 1/2। अब हमने क्या कर दिया, इसको 1/2 का स्क्वायर कर दिया। अब जो ये 1/2 का स्क्वायर हो गया, तो सिंप्लीफाई कर लीजिए, वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, ऊपर में 4K Q1 Q2 बाय कितना हो गया साहब, बताइए जरा मुझे। नीचे हाफ R था ना, नीचे आपका R का स्क्वायर एज इट इज रह गया। 4K Q1 Q2 ये आपका क्या था, F था। अब मेरा कितना हो गया, 4 गुना हो गया कि नहीं हो गया, तो 4 टाइम्स आपका बढ़ रहा है। यानी अगर हम इसे F कहें, ठीक है, तो अब मेरा सिचुएशन क्या बन गया दोस्तों, निश्चित रूप से F डैश बराबर 4 इंटू F, यानी पुराने सिचुएशन पर जो फोर्स लग रही थी उसकी 4 गुनी ज़्यादा अब आपको महसूस होगी। दूरी कम होने से हमारी फोर्स क्या हो रही है, बढ़ जा रही है। बल कितना गुना हो जा रहा है, 4 गुना हो जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प एक द्विदिशात्मक उपकरण है, बाय डायरेक्शनल। बाय डायरेक्शनल का मतलब समझते हैं, बाय का मतलब ही होता है दो, और डायरेक्शन मतलब दिशा, यानी आपकी इधर से इधर, लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट, आपकी जो डायरेक्शन है साथियों, अपोजिट अपोजिट, यानी हम एक बार इधर से करंट पास करें, एक बार इधर से कराएं, किसी भी तरीके से। आइए जरा हम इसको एक बार और समझ लेते हैं। सपोज कर लीजिए, द्विदिशात्मक का मतलब ऐसा है, यहां पर मेरी बल्ब है, ठीक है, और ये मैंने बैटरी सोर्स को एक बार इधर से एक बार इधर से कनेक्ट कर दिया। करंट मेरी ऐसे जा रही है, बल्ब हमारा जल रहा है। ये बल्ब में रेजिस्टेंस क्या था, R था, सपोज कर लीजिए। दूसरा केस क्या होगा, हमारी सारी चीजें सेम उसी तरह से हैं, हमने ना तार को बदला ना ही कुछ। अब हमने पलट दिया, अब देख लीजिए, ये वाला हिस्सा पहले A था, अब ये B है। अब की बार A वाले हिस्से में माइनस, अब B वाले हिस्से में बैटरी का प्लस जोड़ दिया। अब करंट हमारी क्या हो रही है, B से A की तरफ जा रही है, I डैश हो रही है। लेकिन फिर भी ऐसा करने के बावजूद भी, डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज करने के बावजूद भी हमारी बल्ब क्या कर रही हैं, ग्लो कर रही हैं। इससे स्पष्ट होता है साथियों कि कोई प्रभाव आपके करंट की दिशा का हमारे बल्ब पर नहीं पड़ता है। मतलब I बराबर क्या है दोस्तों, I डैश है। मतलब क्या है, I बराबर I डैश है। ये बातें साबित करती हैं कि हमारा जो है ये एलिमेंट कैसा है, बाई डायरेक्शनल है, बाइलेटरल है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, समान रूप से इलेक्ट्रिकल में रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, ये तीनों क्या होते हैं, बाइलेटरल होते हैं। किसी भी दिशा से धारा प्रवाहित कराइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है।
लेकिन हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपोनेंट हुआ करती हैं या तो फॉरवर्ड बायस पे काम करती हैं या रिवर्स बायस पे काम करती हैं, ठीक है, या तो फॉरवर्ड पे या रिवर्स पे। जो फॉरवर्ड पे चलने लायक है जैसे पीएन जंक्शन डायोड, सिंपल डायोड फॉरवर्ड पे काम करेगा। अगर फॉरवर्ड की जगह आपने रिवर्स दे दिया तो वो स्वाभाविक रूप से डैमेज कर देगा। फॉरवर्ड का मतलब है पी टाइप मेटेरियल को किससे जोड़ना, आपके पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जोड़ना। एन टाइप मेटेरियल को किससे जोड़ना, निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जोड़ना। यही चीजें आपकी क्या कहलाती हैं, फॉरवर्ड। और जब इन चीजों को उलट दीजिए तो रिवर्स ब्रेकडाउन होता है, आपकी सिस्टम यानी आपका जो डायोड है या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है डैमेज कर जाता है। यहां पर एससीआर है, इसका पूरा नाम होता है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। क्या होता है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। अब ये मेरा डायोड है, आप जानते ही हैं डायोड का सिंबल समान रूप से ऐसा होता है, ठीक है। अब आइए हम बात करते हैं इसके बारे में, LASCR के बारे में। इसका नाम होता है लाइट एक्टिवेटेड, क्या होता है दोस्तों, लाइट एक्टिवेटेड सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। क्या होता है साहब, लाइट एक्टिवेटेड सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, इसका पूरा नाम होता है। अब जो हमारा LASCR है ये तो आपने देख लिया। अब ट्रायक, ये क्या होता है, ट्रायोड फॉर AC। क्या है साहब, ट्रायोड फॉर AC। ये सारे कंपोनेंट SCR, LASCR और ट्रायक, ये सब आपका क्या है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का कंपोनेंट है। यानी इलेक्ट्रॉनिक्स के वैसे कंपोनेंट जिसका इस्तेमाल हम हाई पावर पर करते हैं वो क्या कहलाते हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट कहलाते हैं। अल्टीमेटली दोस्तों मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि हमारे SCR जो होते हैं वो क्या होते हैं, 3 टर्मिनल। उसमें क्या होता है, SCR में भी 3 टर्मिनल, एक आपका सोर्स, दूसरा हमारा, एक आपका कैथोड, दूसरा एनोड और तीसरा गेट होता है। यानी SCR का सिंबल अगर हम बनाएं तो हम ऐसे आपको बताएंगे, ये मेरा रहा, ठीक है, और ये ऐसे, ये वाला आपका गेट हो गया और ये मेरा एनोड हो गया और ये मेरा क्या हो गया, कैथोड। तो एनोड, कैथोड और गेट ये आपकी क्या होती है दोस्तों, स्पष्ट रूप से आप समझ लीजिए, ये मेरी होती है SCR। अब लाइट एक्टिवेटेड SCR की बात अगर करें तो लाइट एक्टिवेटेड SCR, LASCR, इसमें क्या होता है, सब कुछ ठीक इसी प्रकार से। LASCR का सिंबल ऐसा होता है, ये, ठीक है। अब इस पे क्या हो रही है, लाइट एक्टिवेटेड, तो लाइट जब पड़ेगी तब ये एक्टिव होगा, तो लाइट इस पे इंसिडेंट होती रहती है, उस तरह से रहता है। उसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में, ट्रैक के बारे में। तो ये और ये सब, ये सारे हमारे क्या हैं, यूनी डायरेक्शनल हैं। लेकिन जो ट्रायक होता है ये बाय डायरेक्शनल होता है। यहाँ देख लीजिए, दो हमने क्या किया, 2 SCR को एंटी पैरेलल में लगा दिया है। अल्टीमेटली ये होती हैं सिंबल किसकी साथियों, ट्रायक की। समान रूप से दिखता कैसा है प्रैक्टिकली, आपका ये तस्वीर है यहाँ सामने, 1 2 3 आपका टर्मिनल मिल गया कि नहीं। एक MT1 कहला रहा है मेन टर्मिनल 1, दूसरा MT2 कहला रहा है मेन टर्मिनल 2, और इधर आपका क्या है, गेट है, ठीक है। तो इस तरह से राइट आंसर मेरा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ट्रायक हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 110101 कौन सा हमारा संख्या है दोस्तों, आप सब जानते हैं 110। तो 0 और 1 ये जो रेडिक्स है, ये रेडिक्स है आपका कितना साहब, 2। ये रेडिक्स किसका होता है साथियों, ये रेडिक्स 2 होता है आपको बाइनरी नंबर का। किसका होता है, बाइनरी नंबर का होता है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, 0 मेरी क्या है, लो के लिए, अब 1 मेरा क्या है दोस्तों, हाई के लिए। 0 है 1 के लिए, सॉरी 0 है लो के लिए, 1 है हाई के लिए। 0 मतलब आपका क्या होता है, ऑन। आपका 1 मतलब क्या होता है, बताइए। 0 मतलब क्या होगा 0 मतलब होगा ऑफ, और 1 मतलब क्या होगा, ऑन। हमेशा याद रखना, 0 मतलब ऑफ, 0 मतलब लो वैल्यू, और 1 मतलब हाई, 1 मतलब ऑन, ऐसा होता है, ठीक है। और रेडिक्स 2 होती हैं किसकी, बाइनरी नंबर की। बाइनरी नंबर को कैसे व्यक्त करते हैं, 0 और 1 में। तो ये तो स्पष्ट हो गया कि 11010101 है, ये आपका क्या हो जाएगा साथियों, बाइनरी नंबर हो जाएगा। अष्टक रहता तो 0 से लेकर के कहां तक, 7 तक का डिजिट लेते। डेसिमल रहता तो हम 0 से लेकर के 9 तक का डिजिट लेते। और आपका हेक्साडेसिमल रहता तो 0 से 9 तक तो डिजिट चलता। 10 के लिए आपका ABCDE ऐसे करके हमारा होता, ठीक है। यानी ये हो गया 10, ये हो गया 11, ये हो 12, ये 13, ये 14, ठीक है। F क्या हो गया,
15 और जी क्या हो गया 16। तो इस टाइप से हम लोग लेते हैं। तो 0 से लेकर के 16 तक के डिजिट को हम यहाँ मेंशन करते हैं। ठीक है साथियों, आप चलिए जरा गौर करते हैं। हमारे पास 110101 है। अगर आपका मन हो जाए कि इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर दें तो क्या करना, कुछ नहीं करना, उल्टा से पावर बैठाते जाइए, गुना करते जाइए। 1 है 1, तो आप यहाँ क्या करोगे, 1 में गुना कर दोगे 2 के पावर 0 से, प्लस कर दीजिए। फिर आपका क्या है 0, गुना कर दोगे किससे, 2 के पावर 1 से। ठीक है, फिर इसको भी क्या करिए, प्लस कर दीजिए। अब आपका क्या हो गया 1, गुना कर दोगे किससे, 2 के पावर 2 से। फिर आ जाइए उधर वाला, इसके बाद फिर आपका क्या हो गया 0, 0 को गुना कर दीजिएगा किससे, 2 के पावर 3 से। फिर आ जाइए प्लस, अब यहाँ क्या हो जाएगा 1, 1 को गुना कर दीजिएगा किससे, 2 के पावर, साथियों देख लीजिए 0 1 2 3 4 से, यहाँ 4 कर दीजिए। ठीक है, फिर आ जाइए यहाँ लास्ट वाला क्या है 1, गुना कर दीजिए किससे, 0 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5 से। अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, यहाँ से गिनते चलिए, 2 के पावर 0 इंटू 1, ये क्या हो जाएगा आपका सीधा सीधा 1 हो जाएगा। एनीथिंग टू द पावर 0 1 होता है, तो 1 इंटू 1 1, ये मेरा 0 हो जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये वाला भी मेरा 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा आपका 32। यानी टोटल जो लीजिए 32 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 1 कितना मिल गया, बताइए मुझे। 20 32 52 1 53, तो 53 हो जाएगा। आप बेस दे देंगे 10। यानी ये जो लिखा गया है ना, ये आपका बाइनरी डिजिट है, इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आपका मिल क्या रहा है डेसिमल में, निश्चित रूप से मिल रहा है 53। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत आसान होता है। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन साइन का आकार कैसा होता है। इंफॉर्मेशन मतलब सूचनात्मक चिन्ह, जो चिन्ह आपको बताती हैं कि भाई आपको अलर्ट रहना है, यहाँ हॉस्पिटल है, यहाँ ये मैंने सारी चीजों को यहाँ लेकर आया है। ये देखिए आपका रिफ्यूज पॉइंट है, ठीक है, यहाँ वायर फायर असेंबली पॉइंट है, ड्रिंकिंग वाटर का लगा हुआ है, फिर आपका सेफ्टी है। आप यहाँ देख रहे हो कि जो डिजाइन बना है वो कैसा आकार है, वर्गाकार है। कैसा आकार है, वर्गाकार है। ठीक है, यह आपका फर्स्ट एड है, दैट मीन्स हॉस्पिटल की रिगार्डिंग दे रहा है। यहाँ पर आपकी रिसाइकलिंग हो रही है, इमरजेंसी टावर है, इमरजेंसी सोवर है, ये सारी बातें हैं। ये आपका इमरजेंसी स्टॉप बटन है। तो जितने भी आपको इंफॉर्मेटिव साइन है सब कैसा है, वर्गाकार है। साथ ही साथ इसका पृष्ठभूमि किस कलर का है, तो इसका पृष्ठ साथियों किस कलर का है, तो ये पृष्ठ इसका हरे रंग का है समान रूप से। और संकेत कैसा बना हुआ है, तो इस पे संकेत बना है साथियों सफेद रंग का। संकेत कैसा इस पे बना है, सफेद रंग का बना है। क्लियर, तो एक बात तो क्लियर हो गई। राइट आंसर क्या है, वर्गाकार। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब हम आते हैं किस पर, हम आ रहे हैं, ये है मेरा चेतावनी चिन्ह। क्या सा चिन्ह है ये, चेतावनी चिन्ह, वार्निंग साइन। वार्निंग साइन। अब जो मेरा वार्निंग साइन है दोस्तों ध्यान रखिएगा, तो ये वार्निंग साइन हमारी क्या है, ये वार्निंग साइन आपको चेतावनी देती है, अलर्ट करती है कि भाई आप ऐसा ना करें, इसके आगे आप बढ़ोगे या कुछ करोगे तो आप जल जाओगे। स्पष्ट देखिए, ये डेंजर है, ये हाई वोल्टेज है, मतलब बता रहा है कि ये जो सप्लाई लाइन है यहाँ हाई वोल्टेज की है, उछल कूद करोगे तो बचोगे नहीं। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का खतरा यहाँ पर है, ये लेजर का यूज हो रहा है, यहाँ पर कॉजन है, भाई अलर्ट रहिए, आगे दुर्घटना प्रभावित क्षेत्र है। तो आप इसका कैसा देख रहे हैं, त्रिभुजाकार। तो आप याद रखिएगा चेतावनी चिन्ह त्रिभुजाकार होती हैं, पृष्ठभूमि पीले रंग की होती है, संकेत कैसा है, काले रंग का है। ठीक है, अगला आइए, यह है मेरा निषेधात्मक चिन्ह। कैसा है साथियों, निषेधात्मक, ऐसा ना करें। निषेधात्मक मतलब सिगरेट ना पिएं। स्पष्ट, इसका कैसा है, गोलाकार है, और बॉर्डर कैसी है, बॉर्डर आपकी लाल रंग की है, क्रॉस कैसा है, लाल रंग की है, संकेत कैसा है, सिगरेट का ब्लैक कलर का है। ये मैंडेटरी साइन है, आपको ये पालन करना ही है। अगर आप इसका पालन नहीं करेंगे तो आपको परेशानी महसूस होगी, निश्चित रूप से आप क्या करेंगे, दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। तो साहब ये देख लीजिए, आपका व्हाइट बैकग्राउंड है, इधर आपका कैसा है साथियों, नीले रंग का है, और शूज पहनने के बारे में बता रहा, दस्ताना ग्लव्स पहनिए, ये सारी बातें हैं। संकेत हमारा व्हाइट कलर का है। ठीक है, संकेत कैसा है दोस्तों,
व्हाइट कलर का, तो इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए, सीलिंग फैन सर्किट में रेगुलेटर का क्यों इस्तेमाल करते हैं दोस्तों? हम सबको लगता है कि हमारी रेगुलेटर स्पीड को कंट्रोल कर रही, ऐसा नहीं है। रेगुलेटर स्पीड कंट्रोल नहीं करती, वो वोल्टेज को नियंत्रित करती है, वोल्टेज को घटाती बढ़ाती है, और वोल्टेज के घटने बढ़ने से हमारी अपने आप स्पीड क्या होती है, मिनिमाइज हो जाती हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर है, साइज भी छोटा है, बड़ा स्मूथ है, और साथ ही साथ इसकी खासियत क्या है, जीना डायोड का इसमें इस्तेमाल करते हैं बनाने में। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि पुराना जो रेगुलेटर रजिस्टर वाला था, सप्लाई तो हम लोग जितना लेना है 220 230 लेते थे, लेकिन हम ड्रॉप कराते थे वोल्टेज का, और तब वोल्टेज कम होती थी नोब घुमाने से, और फिर पंखा आपका स्लो चलता था। मतलब कहने का है कि आपकी ऐसी परिस्थिति में क्या होगा साहब, वोल्टेज तो 230 था, उसी के हिसाब से आपको बिजली बिल आएगा। लेकिन अभी का जो मामला है, इसके आने से क्या हो गया, जितना पर स्पीड पर आप सेट किए, उस स्पीड के रिगार्डिंग जितनी वोल्टेज देनी होगी आपको, उतना ही वोल्टेज हम क्या करेंगे, रिसीव करेंगे, बिजली की भी बचत आपकी होगी। अब यहां कनेक्शन देखिए कैसे होता है, तो हम स्पष्ट हो गया ना, रेगुलेटर से वोल्टेज को नियंत्रित करते हैं, ना कि फैन को, ठीक है, ना कि फैन के स्पीड को, समझे? तो रेगुलेटर के माध्यम से राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, रिड्यूस करना किसको, वोल्टेज ऑफ द सप्लाई दैट वी आर प्रोवाइडिंग टू द फैन। जो हम फैन को सप्लाई भेज रहे हैं, दे रहे हैं, उसी को हम कम करते हैं। कनेक्शन देखिए, लाल वाला फेज तार है, तो फेज तार को किससे लगा दिया, स्विच से। एक वाला सेक्शन फेज का फिर कहाँ पहुंचा दिया, रेगुलेटर में। फिर उसी फेज को लेकर के चले आए, एक हिस्सा किसको दे दिए, हम एक हिस्सा दे दिए पंखे को जोड़ दिए। न्यूट्रल आपका ब्लैक है, न्यूट्रल जो ब्लैक है उसको लेकर के आए, अब वापस कहाँ जोड़ दिए, मेन सप्लाई से। अल्टीमेटली आपका स्विच के में क्या होता है, ऑन ऑफ, देन आपका वहां स्विच ऑन करिए, रेगुलेटर के हिसाब से वोल्टेज को आप एडजस्ट करिए, और देन देखिए पंखा उसी हिसाब से आपकी गति का। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफर कैसा होता है? आप सब जानते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफर में हमारी क्या करते हैं, वोल्टेज को कम करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होती है, वोल्टेज को कम करते हैं, वोल्टेज को कम किया जाता है। अब यहां गौर कीजिएगा, जब वोल्टेज को कम किया जाता है दोस्तों, तो स्पष्ट सी बात है, जब वोल्टेज को कम किया जाता है तो ये बातें हमें स्पष्ट कर रही हैं कि आपकी स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होगी। क्या होगी, स्टेप डाउन। ऐसे भी आप जानते हैं ना, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान हम आराम से 11 केवी को किसमें बदलते हैं साहब, 415 वोल्ट। स्टैंडर्ड अगर हम कहें तो 415 वोल्ट और 230 वोल्ट एसी में हम बदलने का काम करते हैं, या आपकी सिंगल फेज वाले में। तो आपने अल्टीमेटली क्या काम किया, वोल्टेज को तो कम ही किया है ना, रिड्यूस ही किया है। तो स्पष्ट है आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। राइट आंसर इज डियर फ्रेंड बी। नेक्स्ट आइए, अगला प्रश्न है, मॉसफेट के गेट परिपथ की प्रतिबाधा कितनी होती है? सबसे पहले तो मॉसफेट का पूरा नाम आप जान लीजिए। मॉसफेट का पूरा नाम होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। क्या होगा साहब, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। अब जो ये मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, ये दो प्रकार की हैं, एक एन चैनल, एक पी चैनल। स्पष्ट है कि इसमें एक ही कैरियर के माध्यम से करंट का कंडक्शन होगा, एन चैनल में इलेक्ट्रॉन्स और आपके पी चैनल में होल्स। तो इस कारण से ये एक यूनिडायरेक्शनल ही है, बाई डायरेक्शनल नहीं है। इसका सिंबल कई बार पूछा जाता है। इसके भी दो संचालन मोड होते हैं, एक आपका इन्हांसमेंट मोड होता है, एक डिप्लीशन मोड होता है, ठीक है। तो हम उतना विस्तार में अंदर नहीं जाएंगे, फिलहाल बस इतना समझिए कि आपका ये ड्रेन है, ये सोर्स है और ये गेट है, तीन टर्मिनल इसके हैं, ठीक है। और इसकी जो साथियों शुरुआत में हमारी प्रतिबाधा होती है, इम्पीडेंस होता है नौजवानों, आप जीवन भर याद रखना, इसका इम्पीडेंस काफी अधिक होता है और लगभग 10 के पावर 9 ओम के रेंज में रहता है। कितना रहता है, 10 टू द पावर 9 ओम के रेंज में रहता है। साथियों याद रखिएगा, हम लोग इसका इस्तेमाल वोल्टेज लो वोल्टेज के मोटर को कंट्रोल करने के लिए करते हैं, एसी डीसी सप्लाई में करते हैं, इन्वर्टर में करते हैं, यूपीएस में करते हैं, ठीक है कि नहीं। कहाँ करते हैं, इन्वर्टर,
यूपीएस, ये सब में भी हम इसका विशेष रूप से इस्तेमाल किया करते हैं। ठीक है, राइट आंसर इज व्हिच वन? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आइए दोस्तों, देखिए ऐसा है कि आपके सामने जो तस्वीर दिख रही है वो कौन सी है? अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। अब हम सब जानते हैं कि अर्थ में लीकेज करंट सारी की सारी जाती हैं। अर्थ का पोटेंशियल कितना होता है सबको पता है, अर्थ का पोटेंशियल V बराबर 0 होता है। अर्थ का रेजिस्टेंस R क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। लेकिन इसकी कैपेसिटेंस क्या होती है? अनंत होती है, धारिता अनंत होती है। अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं दोस्तों कि हमारी जो सप्लाई की सिस्टम है, हमने अपने घरों में सब अरेंजमेंट कर दिया। अब है क्या कि जो हमारी मेटालिक बॉडी है कोई भी डिवाइस की, उस मेटल की बॉडी से निश्चित रूप से क्या होता है, अगर कहीं कोई फॉल्ट आ गई तो करंट लीक करना शुरू होती है, और हम जैसे उस मेटल की बॉडी को टच करते हैं तुरंत हमको झटका लग जाता है। तो हम अर्थिंग तो देते ही देते हैं, लेकिन कई बार हम लगाते हैं एमसीबी। एमसीबी 2 एम्पियर से लेकर के मात्र 63 एम्पियर के बीच होता है, और 2 एम्पियर तो बहुत हो गया, हमारी तो हालत खराब हो जाती है 9 मिली एम्पियर से ऊपर पे। तो इस कारण से हमें हल्की सी भी मिली एम्पियर में करंट अगर है तो उस करंट को मैनेज करने के लिए, उस करंट को तुरंत आपके सिस्टम से ना सर्कुलेट हो, उसको सीधे कहां पहुंचाने के लिए? ग्राउंड में पहुंचाने के लिए हम ऐसा करते हैं, अर्थिंग करते हैं। और ईएलसी भी हम लगा दिया, इससे हमको डबल प्रोटेक्शन मिल गया। अगर मिली एम्पियर में भी हल्की सी करंट, कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, फॉल्ट हो रहा, लीक कर रहा है, तुरंत एमसीबी ट्रिप हो जाएगा, और ट्रिप होकर के क्या करेगा? देखिए ये 300 मिली एम्पियर का है, एकदम बारीक से बारीक करंट को हम क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करके इसको निश्चित रूप से इस्तेमाल करते हैं। तो आप याद रखेंगे साथियों, ईएलसीबी का पूरा नाम क्या है? अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। और ये हमारा सबसे बेहतरीन क्या है? सुरक्षा युक्ति है। आजकल हमें सिर्फ एमसीबी लगाने से निश्चित नहीं होना चाहिए, हमें अपने घरों में ईएलसीबी का भी प्रयोग साथियों करना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है किसी भी अल्टरनेटर की गति बढ़ती है तो उसकी आवृत्ति क्या होती है? गौर कीजिएगा, अल्टरनेटर है ना, अल्टरनेटर एक ही स्पीड पे चलता है, सिंक्रोनस, और एनएस बराबर क्या है? 120 F/P, जहां एफ आपकी क्या है दोस्तों? फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, और पी आपकी क्या है? पोलों की संख्या। यहां से आप देख लीजिए जरा, हमारा जो एनएस है किसके समानुपाती हो रहा है? फ्रीक्वेंसी के समानुपाती हो रहा है। यानी आपकी गति बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, गति घटेगी, फ्रीक्वेंसी भी घटेगी। और अगर पोल बढ़ेगा तो आपकी गति घट जाएगी, और पोल घटेगा तो गति बढ़ जाएगी। यानी एनएस समानुपाती किसके है दोस्तों? फ्रीक्वेंसी के है। यानी इससे आप स्पष्ट हो जाइए, आपकी बढ़ने लग जाएगी। राइट आंसर इज, कितना जोरदार कंसेप्ट है इसमें। ठीक है, थोड़ा कमेंट भी बीच बीच में आप लोग करते रहिए, इससे क्या होता है, हमें लगता है कि आप भी मेरे साथ जगे हैं, एक्टिव हैं, और आप लगे हैं जी जान से सफल होने के लिए, अपने अरमानों को पूरा करने के लिए। तो जब आप लगेंगे नहीं, आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे, इसीलिए लगन के साथ लगना जरूरी है। अगला देखिए, कुछ विद्युत धारा जो आवधिक रूप से प्रतिवर्ती हो जाती हैं क्या कहा जाता है? कह रहा है जो रिवर्सेस हो जाती हैं, एक निश्चित समय अंतराल पर अपने मान को बदलती रहती हैं। जरा मुझे आइडिया देंगे आप लोग, वो कौन सी धारा होगी? Which one is right answer dear friend? ठीक है, कह रहा है कुछ विद्युत धारा जो समय के अनुसार बदलती रहती हैं उसे क्या कहते हैं? एक निश्चित समय अंतराल पर बदलती रहती हैं। निश्चित रूप से आप सब कंफर्म हो जाइए, जिस करंट का मान एक निश्चित समय अंतराल पर बदलता रहता है वह करंट हमारी कहलाती हैं अल्टरनेटिंग करंट। क्या कहलाता है साथियों? अल्टरनेटिंग करंट कहलाता है। क्या कहलाता है? एसी कहलाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, डीसी जनरेटर का खुला परिपथ अभिलक्षण। खुला परिपथ अभिलक्षण यानी ओसीसी, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स, इसी को साथियों हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या कहते हैं दोस्तों? मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। और ये जो मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स है हमेशा याद रखना, ये आपका इधर E0, ठीक है, आपका नो लोड पर इंड्यूस EMF, और इधर आपकी फील्ड करंट IF, इस दोनों के बीच का जो है कर्व होता है। क्या होता है? IF और
E0 के बीच का। और लगभग ये क्या रहता है, लीनियर रहता है, यानी जैसे जैसे हमारी फील्ड करंट बढ़ती जाती है नो लोड पे ईएमएफ का मान भी बढ़ता जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो आईएफ और E0 के बीच का जो कर्व है उसे क्या कहेंगे, चुंबकीय कर्व कहेंगे दोस्तों। राइट आंसर इज व्हिच वन, चुंबकीय कर्व, मैग्नेटिक कर्व कहेंगे। इंटरनल कर्व जो आपका किसके किसके बीच ग्राफ बनेगा, याद रखिएगा इंटरनल में आपकी ईबी और आईए के बीच, यानी जनरेटर है ना, तो इंटरनल में आपका ये और आईए के बीच कर्व बनता है। और जो आपका एक्सटर्नल है उस एक्सटर्नल में किसके किसके बीच बनता है कर्व, क्या है आइडिया आपको, इसमें हमारा जो बनता है टर्मिनल वोल्टेज VT ऑब्लिक लोड करंट IL के बीच बनता है। तो ये तो आप ध्यान रखिएगा कि किसके बीच कौन सा कर्व बनता है तो क्या नाम कहते हैं, याद रहेगा ना। ये और आईए के बीच बना तो आंतरिक हो गया क्योंकि इंटरनली ईएमएफ इंड्यूस हुई। फिर आपका मैग्नेटिक किसको कहते हैं, आपका ओपन सर्किट को मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। फिर आपका बाय है, एक्सटर्नल है, तो ये किसको कहेंगे, VT बाय IL, यानी कि आपका VT और IL टर्मिनल वोल्टेज V और हमारी लोड करंट IL के बीच का ये कर्व है। अगला प्रश्न हमारे बीच है, कह रहा है एक विद्युत परिपथ में लपेटे गए वायर की लंबाई निम्नलिखित में किसके माध्यम से व्यक्त की जाती है। अगर लपेटे गए वायर हैं, सपोज कर लीजिए ये ऐसा है और इस पे हमने क्या किया है दोस्तों, यहां से तार को लपेटना चालू किया है, यहां निकाल ली। अब हम क्या चाहते हैं, इस लपेटे तार की लंबाई जानना चाहते हैं। हम इस तार को पकड़ के खींचेंगे। अब इस तार को पकड़ के जब खींचेंगे दोस्तों, तो इससे क्या महसूस हुआ आपको, जब इस तार को पकड़ के खींचेंगे, ये क्या है आपका, निश्चित रूप से हमारा कंडक्टर है। और इसी कंडक्टर का जो लंबाई होगा उसी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, यानी ये इंडिकेट करता है किस चीज को, सुचालक की लंबाई को, कंडक्टर की लंबाई को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट, सीसा एसिड बैटरी पुनरावेशीय होता है क्योंकि, देखिए बड़ा ही अच्छा आपके बीच आ गया, ये लेड एसिड बैटरी है। सबसे ज्यादा हम इसी का इस्तेमाल इलेक्ट्रिकल सिस्टम में किया करते हैं। आपकी जो ऑटोमोबाइल हैं, जो आपकी बैटरी ऑपरेटेड ऑटोमोबाइल हैं, व्हीकल हैं, वो सारी की सारी व्हीकल आपकी कैसे चलती हैं दोस्तों, इसी बैटरी के माध्यम से चलती हैं। सबसे पहले तो आप ध्यान रख लीजिए, हमारा जो लेड एसिड है यहां पर क्या होता है, आपके लेड एसिड का एक सेल का स्टैंडर्ड वोल्टेज 2 वोल्ट हुआ करता है। दूसरे नंबर पर इसमें हम जो लेते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के रूप में लेड परऑक्साइड लेते हैं और निगेटिव के रूप में स्पंजी लेड लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या है, इलेक्ट्रोलाइट बिकम्स वीकर, इस हिस्से में इलेक्ट्रोलाइट्स कमजोर होने लगेगा। ये एसिड गोज इनटू प्लेट, आपका अंदर में पूरा भरा हुआ है एसिड प्रवेश कर रहा है किसमें, प्लेट में साथियों। और जब बैटरी चार्ज हो जाती है, लेड परऑक्साइड किसमें बदल जाता है, लेड सल्फेट में, क्योंकि यहाँ जो हम इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल करते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट आपकी क्या होती है, H2SO4 होती है। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे, H2SO4 का यूज करेंगे, ठीक। अब आपका देख लीजिए करंट का फ्लो किधर से हो रहा है, करंट हमारी आराम से फ्लो करने लगी क्योंकि आपका इधर से इलेक्ट्रॉन, करंट इधर से, तो अल्टीमेटली हमारी क्या है, अब बाहर हमने जोड़ दिया किसको, लोड को जोड़ दिया। तो कुल मिलाकर के आप देखिए, तो हमारा सवाल ये कह रहा है दोस्तों, पुनरावेशनीय क्यों होता है, क्योंकि इसकी केमिकल अभिक्रिया, याद रखिएगा, केमिकल अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है। क्या होती है दोस्तों, उत्क्रमणीय होती हैं, रिवर्सिबल होती हैं। आप अपनी आवश्यकता अनुसार इसको क्या कर सकते हैं, इधर से इधर, उधर से इधर, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। तो आपको स्पष्ट हो गया कि उत्क्रमणीय होती हैं। अगर आप देखना चाहें इक्वेशन तो मैं लिख दूं इक्वेशन, देखिए क्या क्या होगा, PbO2 प्लस लेड परऑक्साइड प्लस 2H2SO4 प्लस आपका क्या होगा, Pb2 प्लस प्लस, क्या हो जाएगा दोस्तों, Pb प्लस प्लस। तो हम यहाँ 2 नहीं लिखेंगे, जब प्लस प्लस लिख दिए तो इसकी जरूरत नहीं है। एक तो मेरा ये हो गया। अब आप यहां से देखिए रिवर्सिबल, ऐसा सिंबल रहे ना तो आप समझ लीजिए कि इससे वो मिलेगा, उससे ये मिल जाएगा। अब हमारा ये जो PbO2 2H2SO4 प्लस Pb प्लस प्लस हो गया, अब ये क्या बना लेगा,
ये बन जाएगा आपका PbSO4 चार्ज होने पर, क्या बन जाएगा, PbSO4 प्लस हमारा क्या बन जाएगा साथियों, 2H2O जल में बदल जाएगा, 2H2O में बदल जाएगा। फिर प्लस क्या हो जाएगा, PbO4, PbO4। तो आप जान लीजिए हमारी लेड परऑक्साइड किस में बदल गई, लेड परऑक्साइड हमारी जो है ना चेंज हो जाती है किसमें, नहीं, लेड सल्फेट में। यहाँ तो लेड सल्फेट हो गया, फिर ये किस में बदल जाएगा, स्पंजी लेड में बदल जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, 2H2O हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ऋणात्मक प्लेट हो रहा है, समझ गए कि नहीं, क्या हो जा रहा है, PbSO4। यहाँ पर क्या हो जा रहा है दोस्तों, PbSO4, PbSO4 हो जा रहा है। ये मेरी निगेटिव प्लेट हो जा रही है। ठीक है, निगेटिव प्लेट क्या बन जा रही है, PbSO4 बन जा रही है, और आपका धनात्मक प्लेट भी क्या बन जा रही है, PbSO4 बन जा रही है। अल्टीमेटली हमारा ये बन गया H2H2O बन गया। बाकी आप इसके माध्यम से ये प्राप्त कर लीजिए, इसके माध्यम से ये प्राप्त कर लीजिए, यानी आप डिस्चार्जिंग के समय की अभिक्रिया से चार्जिंग और चार्जिंग की अभिक्रिया से डिस्चार्जिंग, ये दोनों प्राप्त करते हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय रिवर्सिबल, यानी पहले रिएक्शन से दूसरा मिल रहा है और दूसरे से क्या मिल रहा है, पहला मिल रहा है। अगला, रंग कोडित प्रतिरोध पर सोने की पट्टी द्वारा सहनशीलता क्या होती है। तो दोस्तों याद रख लीजिएगा, अगर आपका गोल्ड होगा तो टॉलरेंस होगा ±5%। साथियों आपका सिल्वर होगा तो टॉलरेंस होगा ±10%। साथियों आपका नो कलर रहेगा तो आपका टॉलरेंस क्या हो जाएगा साथियों, ध्यान रखिएगा ±20%। ये हमारी टॉलरेंस की तालिका है, और बाकी आप सब जानते हैं बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ के कंसेप्ट से हम पूरे कलर का कोड हमें मालूम चल जाता है। ठीक है, अब फिर हम रेजिस्टेंस का मेजरमेंट करने में सक्षम हो जाते हैं। आप फॉर्मूला यूज करते हैं R बराबर AB प्लस माइनस, साथियों क्या होगा, R बराबर AB गुना 10 के पावर C प्लस माइनस D का प्रतिशत, जहां D है टॉलरेंस, C है मल्टीप्लायर, AB है आपकी डिजिट, सीधे सीधे उतार देना है। राइट आंसर हो गया C। देखिए दिए हुए चित्र में किरचॉफ के धारा नियम के अनुसार क्या संबंध है। साथियों किरचॉफ का नियम सबसे पहले आप जानते हैं KCL। KCL क्या करेगा, KCL जो है ये सबसे पहले आधारित होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किस पर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर आधारित होता है। ठीक है, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है, पहली चीज। दूसरी बात ये कहता है अलजेब्रिक सम ऑफ करंट इक्वल टू 0 इन एनी नेटवर्क, 0 से लेकर के I तक, 1 से लेकर I तक, यानी आप पूरे के पूरे हमारे सर्किट में किसी भी नोड पर अलजेब्रिक सम करंट का क्या होता है, शून्य होता है। ये बातें हम किसके माध्यम से जान पाते हैं, ये हम जानते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ के आधार पर, यानी सारी की सारी आने वाली करंट और जाने वाली करंट हमारे नोड पर सबके सम आपस में बराबर होते हैं। अल्टीमेटली यहां से क्या हो जाएगा, इस नोड पर जरा गौर कीजिए दोस्तों, क्या है हमारे पास, इसमें आ कौन कौन रहा है, देखिए I3 आ रहा है, फिर आपका I4 आ रहा है, फिर आपका क्या हो रहा है I2 आ रहा है, फिर देखिए इधर कौन बाहर जा रहा है, I1 और I5। तो I1 माइनस कर लिए, I5 माइनस कर लिए, टोटल बराबर क्या हो गया 0। अब दोस्तों यहां से सारे आने वाले को सारे जाने वाले को एक साथ कर लीजिए। तो मैं यहां पर आने वाले को एक साथ करता हूं तो क्या लिखूंगा मैं, I2 प्लस I3 प्लस I4 बराबर, मैं इस दोनों को एक साथ सम कर दूं, मैं क्या लिखूंगा I1 प्लस I5। इससे ये स्पष्ट हो रहा है ये सब आपकी क्या है, अलजेब्रिक सम है। किसकी, ये आपकी अलजेब्रिक सम है इनकमिंग करंट की। क्या है, इनकमिंग करंट की। और ये क्या है आपकी अलजेब्रिक सम है आउटगोइंग करंट की। किसकी है साथियों, आउटगोइंग करंट की। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, देख लीजिए। अब मुझे बताना आपके लिए उचित नहीं है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका क्या सही उत्तर होगा, आप पर छोड़ता हूं। ठीक है,
जल्दी से कमेंट कीजिए, तो फटाफट कमेंट कीजिए साथियों। आप लोग कमेंट करने में बड़ा कंजूसी करते हैं, यही थोड़ी सी दिक्कत महसूस होती है। थोड़ा खुल के कमेंट करा कीजिए, कम से कम आंसर दीजिए, प्रैक्टिस होता है, आनंद आता है, इससे आपको लगेगा कि आपकी रुचि है इसमें। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हमने स्पष्ट कह दिया आपका I1 + I5 बराबर I3 I4 I2, राइट आंसर इज डी। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, भोल्ता भी से आवेशित खोखले गोलक के अंदर का विभव क्या होता है? जीवन भर याद रखिएगा, अगर कोई खोखला गोलक है तो हमारा विभव में कोई फर्क साथियों नहीं पड़ता है। अगर आपने इसका वोल्टेज भी एक्सटर्नल है तो इंटरनली भी इसका वोल्टेज क्या होगा? भी ही होगा। लेकिन याद रखिएगा आपकी तीव्रता क्या होगी? विद्युत क्षेत्र तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसका मान जरूर 0 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इस कारण से साथियों आप जीवन भर हम इस बात को आप याद रखेंगे कि हमारी भी से आवेशित, अगर वोल्टेज भी से आवेशित कोई खोखला गोला है तो उस खोखले गोले में आपका जो विभव है भी अगर सतह पर उतना है तो अंदर भी वही रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी तीव्रता बिल्कुल 0 हो जाएगी। इसी कारण से ये कहा जाता है साथियों कि हम जब ठनका गिरे, बिजली की कड़क हो या फिर आपको वेदर उस तरह का लगे तो वैसे मौसम में आपको क्या करना है? लाइटनिंग स्टॉर्म से बचने के लिए आपको खिड़की दरवाजे घर के बंद कर लेने चाहिए। अगर आप सड़क पर कार में चल रहे हैं तो कार के शीशे भी बंद कर लेने चाहिए। हॉलो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर में आपका बन जाएगा कार, यानी वो खोखला गोला की तरह बन जाएगा। परिणाम ये होगा कि उस ठनके की, उस वज्रपात की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। राइट आंसर इज व्हिच वन? ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? फ्लोरेसेंट लैंप में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक चोक का पावर फैक्टर क्या होता है? दोस्तों, मैं आपको एक बहुत अच्छी जानकारी दे दूं। हम लोग अपने फ्लोरेसेंट लैंप में मरकरी ट्यूबलाइट के साथ में चोक लगाते हैं। चोक का 2 मुख्य पर्पस होता है। दोस्तों, इसका मुख्य पर्पस में पहला पर्पस इसका क्या होता है? तो शुरुआत में ये क्या करती हैं? डिस्चार्जिंग के लिए हमारे वोल्टेज को बढ़ाने का काम करती हैं, क्योंकि गैसियस डिस्चार्ज पे फ्लोरेसेंट लैंप काम करता है। और फिर जब डिस्चार्ज होता है तो आपकी जो निष्क्रिय गैस उसमें भरा है आपने आर्गन, इससे आपकी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन टकराने का काम करती हैं। और जब दोनों के इलेक्ट्रॉन्स टकराते हैं साथियों तो आपका होता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। और वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो हमारी फास्फोरस की सतह है उससे टकराती है तो हमें क्या देती है? विजिबल रेडिएशन, जिस प्रकाश प्रदान करती हैं। तो इस तरीके से हमें होता है प्रकाश का उत्सर्जन। लेकिन आपका जब उस समय वोल्टेज बढ़ गया, उसके बाद फिर सडनली क्या करना है? करंट को कंट्रोल करना है। तो फॉर कंट्रोलिंग द पर्पस ऑफ करंट टू मेंटेन द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट कांस्टेंट, हमें इसका इस्तेमाल करना पड़ता है इलेक्ट्रॉनिक चोक का। और पुराना चोक में तो आपको ये सारी फैसिलिटी थी, लेकिन आपको स्टार्टर लगाना पड़ता था। इसके आने से क्या हो गया? स्टार्टर की झंझट खत्म हो गई। बाकी आपका ब्लास्ट का काम तो कर ही रहा है, साथ ही साथ इसका वजन भी हल्का होता है। समझ गए कि नहीं? और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के माध्यम से तैयार होता है। और इसकी विशेषता सबसे जबरदस्त यही है, एक तो स्टार्टर को रिप्लेस किया, हल्का होता है, और पावर फैक्टर को भी 98% बढ़ा देता है, क्योंकि यहाँ पर आप ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल नहीं करते हैं इंडक्टिव सेक्शन का। ठीक है, आइए डीसी का पावर फैक्टर क्या होगा? आप सब जानते हैं डीसी में हमारी क्या होती हैं दोस्तों, बताइए मुझे। अगर आपने डीसी सप्लाई दिया है, आप जानते हैं पीएफ बराबर क्या होगा? R/Z होगा। आपको पता है ना पावर फैक्टर क्या होती है? R/Z होती है। ठीक, और हमारे डीसी में आपका XL और XC तो होता ही नहीं है, ये दोनों 0 होता है। यानी XL अब -XC की बात करें, ये कंप्लीटली 0, क्योंकि ये सब पॉइंट है ही नहीं। जब ये है नहीं तो आपका इम्पीडेंस भी डीसी में क्या होता है? R के ही बराबर। जब इम्पीडेंस भी मेरा R के बराबर, तो हम यहाँ से PF बराबर क्या लिखेंगे? स्वाभाविक है साथियों, हम यहाँ से PF बराबर लिखेंगे R/R, यानी 1, यानी यूनिटी। जीवन भर याद रखना दोस्तों, डीसी सप्लाई देने पर या डीसी परिपथ में हमारी जो पावर फैक्टर होती हैं वो यूनिटी होती हैं, 1 होती हैं। इसके अलावा दूसरी बात याद रखिएगा, रजिस्टिव सर्किट में भी क्या होगा? रजिस्टिव सर्किट में भी आपकी पीएफ क्या होती है साथियों? 0 होती हैं। क्या होती है? पावर फैक्टर 0 हो जाती है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न,
व्हाट इज द कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द मेटल, धातु के ऋणात्मक टर्मिनल से क्या जोड़ा जाता है। आइए देख लेते हैं। ये मेरा धनात्मक टर्मिनल है, ये मेरा क्या है, ऋणात्मक टर्मिनल। ऋणात्मक टर्मिनल आप देख रहे हो किससे जोड़ा है मैंने, ऋणात्मक हमने जोड़ा है जिस टर्मिनल को, उसको कैथोड कह रहे हैं। जहां धनात्मक जुड़ा हुआ है उसको क्या कह रहे हैं, एनोड कह रहे हैं। तो अल्टीमेटली यहां से कंसेप्ट क्या निकला, बताइए मुझे। धातु के ऋणात्मक टर्मिनल से जो जोड़ा जाता है उसको कैथोड कहेंगे, और धनात्मक टर्मिनल से जो जोड़ा जाता है उसको एनोड कहेंगे, ठीक है कि नहीं। और धारा कहाँ से कहाँ प्रवाहित होती है, धारा एनोड से कैथोड की ओर जाती है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो कैथोड से एनोड की ओर आता है। इलेक्ट्रॉन आपका कैथोड से एनोड की ओर, और धारा आपकी एनोड से कैथोड की ओर, दोनों एक दूसरे के विपरीत। और इलेक्ट्रोलाइट के माध्यम से ही क्या होता है, यहाँ पर आपके आयंस के द्वारा इलेक्ट्रोलाइट में करंट का कंडक्शन होता है। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। अस्थायी चुंबक का कहां इस्तेमाल होता है, आप सब जानते हैं। टेम्पररी मैग्नेट, जल्दी मैग्नेटाइज और जल्दी डीमैग्नेटाइज होगा। हम इसका इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, मुझे बता दीजिए, आपके मोटर में करेंगे क्या, विद्युतीय उपकरण में करेंगे क्या, कॉइल में करेंगे क्या, लाउड स्पीकर में करेंगे क्या, क्या सही उत्तर होना चाहिए, कुछ आइडिया दीजिए आप लोग, कमेंट करके बताइए। मैं जानबूझ करके पूछ रहा हूं ताकि आप हमें थोड़ा बताएं। दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल हम इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में नहीं करते, यहां क्या करते हैं, परमानेंट मैग्नेट का साथियों इस्तेमाल करते हैं, जिसमें निश्चित रूप से क्या होती हैं, आपकी मैग्नेटाइजेशन एक बार जब हो गया तो दोबारा फिर लंबे समय तक चुंबकित रहता है, तुरंत डीमैग्नेटाइज नहीं होता है। मूविंग कॉइल, यहां भी हम क्या करते हैं साहब, परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं पीएमएमसी टाइप के इंस्ट्रूमेंट में, यहां भी क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट। फिर आपका क्या है, लाउड स्पीकर, यहां भी साथियों आप किसका इस्तेमाल करते हैं, परमानेंट मैग्नेट का। लेकिन जो हमारी विद्युत मोटर होती हैं, खास करके वहां पर आपको इलेक्ट्रिक सप्लाई एसी की दी जानी है, उस स्थिति में हमारे जितने भी इंडक्शन मोटर है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हैं, आपके छोटे छोटे मोटर्स हैं, ये सभी जनरली हम एसी सप्लाई पर संचालित करते हैं। और वहां पर आपको क्या करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल करना है, क्योंकि एसी सप्लाई के स्वभाव के हिसाब से तुरंत मैग्नेटाइजेशन, तुरंत डीमैग्नेटाइजेशन, ये प्रक्रियाएं आपको वहां पर सर्वाइवल में लेकर चलनी है। इसीलिए साथियों याद रखिए, इलेक्ट्रिक मोटर इज द राइट आंसर वेयर वी आर यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट। आपको इलेक्ट्रिक बेल में भी याद होगा, वहां भी हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट का ही यूज करते हैं। और जब किसी कॉइल से धारा प्रवाहित होती है, स्वाभाविक रूप से वो क्या बन जाती है, एक समान इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाती है। दोस्तों आइए अगला प्रश्न कह रहा है, गैस कूल रिएक्टर जीसीआर में मॉडरेटर के रूप में कौन सा पदार्थ होता है। आप सब जानते हैं ये हिस्सा किसका है, न्यूक्लियर पावर प्लांट का है। और न्यूक्लियर पावर प्लांट अपने आप में एक काफी नया हमारा जो है प्रयोग है। और न्यूक्लियर पावर प्लांट के रिगार्डिंग हम क्या करते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट में आपका एक बड़ा सा रिएक्टर होता है, ये उसी की तस्वीर है। और ये नाम कौन सा है, अलग अलग टाइप के रिएक्टर, तो ये है आपका जीसीआर। जीसीआर का पूरा नाम होता है गैस कूल रिएक्टर, ठीक है। अब इसमें हमारी जो रिएक्टर है, यहाँ पर आप क्या करते हैं, यूरेनियम का इस्तेमाल हम लोग ज्यादातर करते हैं, थोरियम का करते हैं, ठीक है। ये सब पदार्थ आपकी क्या है, निश्चित रूप से नाभिकीय ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल में ली जाती हैं। इसका होता है नाभिकीय विखंडन, और विखंडन में भी कौन सा हम लोग करते हैं, नियंत्रित चेन अभिक्रिया, और उसके माध्यम से हमें मिलती है उष्मा, और उस उष्मा का हम करते हैं हीट एक्सचेंजर में प्रयोग। और हीट एक्सचेंजर के माध्यम से हम देते हैं ठंडा पानी, नीला नीला पानी। अब ये पानी हमारा धीरे धीरे जब गया ऊपर में गर्म होता चला गया, गर्म होकर स्टीम बन जाता है। स्टीम बनने के बाद उसको टरबाइन पे स्ट्राइक कराते हैं, और टरबाइन से जोड़ते क्या है, अल्टरनेटर। और फिर आपकी क्या होती है साथियों, स्वाभाविक सी बात है, बिजली का उत्पादन। अब यहां पर कह रहा है 7 से 8 फीट मोटी कंक्रीट की सील रहती है। भोपाल गैस त्रासदी आप जरूर जानते होंगे, 30,500 सरकारी आंकड़े में लोग मरे थे, ठीक है। तो बड़ा दुखद होता है, पर्यावरण के दृष्टिकोण से इसके कचरे को डिस्पोज करना बड़ा दुखद होता है। और कभी भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में, पब्लिक डोमेन में इसका हम प्रयोग नहीं करते हैं साथियों, ये नहीं लगाते हैं, लोगों की जान का नुकसान होगा। अब देखिए सब में मॉडरेटर लगा दिया जाता है। मॉडरेटर मंदक होता है,
वो स्लो करने का काम करता है, यानी आपकी जो अभिक्रिया है ना उसको थोड़ा स्लो करता है। यहाँ स्पष्ट आपको दिख रहा है मॉडरेटर के रूप में हम यहाँ किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ग्रेफाइट का। किसका कर रहे हैं, ग्रेफाइट का। तो ऑलवेज रिमेंबर रखना ओनली ग्रेफाइट कहाँ यूज होता है, आपके GCR में, यानी कि गैस कूल्ड रिएक्टर में। गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ का सिद्धांत कहां प्रयोग में होता है, यानी डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का कंसेप्ट हम कहां इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों जरा आप बता दीजिए मुझे, आप ही से पूछ ले रहा हूं, सबको पता होगा, ये तो बड़ा हाईलाइटेड क्वेश्चन है दोस्तों। 100% एकदम सही जवाब दिया है आपने। आपकी क्या है, जेनरेटर्स। ट्रांसफार्मर में आपका क्या होता है, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी आपकी अस्थिर रहती है कोर और हमारा करंट क्या करता है, अल्टरनेटिंग नेचर का रहता है। उसी बिहाफ में वह आपकी फ्लक्स उत्पन्न करती है और वह फ्लक्स आपकी भी अल्टरनेटिंग नेचर की, जिस वजह से ईएमएफ उत्पन्न होता है। ठीक है, बाकी हमारा जो सही आंसर है वो क्या है, जनरेटर। दोस्तों जनरेटर में ही हम क्या करते हैं, कोई ना कोई एक चीज, या तो चुंबकीय क्षेत्र स्थिर रहे या नहीं तो आपकी क्या रहे साहब, कॉइल अस्थिर रहे। दोनों में कोई एक अस्थिर रहती है और एक घूमता है, तो आपकी क्या होती है, कटिंग, किसकी, फ्लक्स की कटिंग होती है आपके कंडक्टर के माध्यम से। और जब फ्लक्स की कटिंग होती है तो आपको मिलता है ईएमएफ, और उस ईएमएफ के माध्यम से आपको बिजली का उत्पादन निश्चित रूप से हो ही रहा है। तो ये आपका मुख्य रूप से कहना है कि आप जनरेटर में कौन सा डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का इस्तेमाल करते हैं, वही वहां पर उत्पन्न होता है। किसी डीसी मोटर की दिशा बदलनी है, डायरेक्शन बदलनी है, तो क्या करेंगे। देखिए डीसी मोटर काफी ज्यादा इस्तेमाल में लिया जाता है इलेक्ट्रिक ड्राइव के केस में, साथ ही साथ आपके ट्रैक्शन में भी बहुत ज्यादा लेते हैं सीरीज मोटर का, क्रेन वगैरह में भी हम इसका क्या करते हैं, काफी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब यहां पर है कि हम कैसे बदलेंगे, तो कह रहा है कि गति की दिशा आप कैसे बदलोगे साथियों, गौर करना, इसके डायरेक्शन को चेंज करना है, मूवमेंट के डायरेक्शन को चेंज करना है, तो आपको क्या करना होगा, प्रत्यावर्ती फील्ड और आर्मेचर से संयोजन, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ अल्टरनेटिंग फील्ड और आर्मेचर। या तो आप फील्ड के कनेक्शन को पलटिए या आर्मेचर के साथ संपर्क को क्या करिए, चेंज करिए, तभी जाकर के ये हो पाएगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो डीसी मोटर की दिशा को बदलना है तो आपको फील्ड या आर्मेचर, इसमें से किसी एक का कनेक्शन को बदलना पड़ेगा, तभी इसका डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। बाकी कोई ऐसा तरीका इसमें नहीं है जिससे आप इसके डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। अगला, कौन सी मोटर में मोटर को प्रवर्तित करने के लिए बाह्य प्रतिरोध का जोड़ा जाता है, यानी कौन सा ऐसा मोटर। तो दो तरह का मोटर है मेरा इंडक्शन 3 फेज का, एक स्लिप रिंग, एक स्क्वायरल केज। स्क्वायरल केज में तो जानते हैं कि पूरी तरह से आपका दोनों एंड सेक्शन में क्या होता है, शॉर्टेड होता है। जब दोनों एंड सेक्शन में हमारा शॉर्टेड होता है साथियों, तो स्पष्ट हो गया कि आपको वहां कुछ बाहर से आप जोड़ सकने में सक्षम नहीं है। जब बाहर से आप कुछ भी जोड़ सकने में सक्षम नहीं है, कोई भी रजिस्टर वगैरह, तो निश्चित रूप से ये विधि तो यहां काम करेगी नहीं। हम लोग स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में इस्तेमाल ज्यादातर करते हैं, आपको डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का 5 HP से नीचे में हम करते हैं साहब, आप याद रखिए 20 HP तक, किसके माध्यम से, स्टार डेल्टा स्टार्टर से। अब 20 HP से ऊपर का रहता है तो हम इस्तेमाल करते हैं, निसंदेह याद रखिएगा किस चीज का, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाने वाला कंसेप्ट चलेगा नहीं। वाउंड रोटर में रेजिस्टेंस लगाने वाला मेथड है, इस कारण से वो बड़ा आसान हो जाता है, उसमें ये तीनों का प्रयोग नहीं करते। रेजिस्टेंस के लगने से देखिए फायदा क्या हो रहा है, हमारी ये रोटर है, ये स्टेटर है, स्टेटर वाला सेक्शन डेल्टा में कनेक्टेड है, डेल्टा वाइंडिंग किया हमने 3 फेज इंडक्शन मोटर में, और रोटर वाले में क्या किया हमने, स्टार वाइंडिंग किया। अब जो स्टार वाइंडिंग हमने कर दिया तो देख लीजिए क्या जुड़ा हुआ है, आपका यहाँ से 3 स्लिप रिंग जुड़ा हुआ है, और इस स्लिप रिंग कहां से, आपके शाफ्ट से कनेक्टेड है, और हमारी वाइंडिंग का तीनों छोर कार्बन ब्रश के माध्यम से इस स्लिप रिंग से जुड़ा है। आउटर सेक्शन का हिस्सा आपके बाह्य 3 रजिस्टर से जुड़ा है। जैसे ही मशीन आपकी क्या होती है, आप स्टार्ट करते हो, रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ है, रेजिस्टेंस आपके टॉर्क को तो बढ़ाता ही बढ़ाता है, साथ ही साथ शुरुआती करंट को भी कम करता है, जिससे इसके रोटर को जलने का चांस या फिर स्टेटर को इफेक्ट ना के बराबर आता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जब हमारी 75% स्पीड पे पकड़ लेती है मोटर चली जाती है फुल लोड स्पीड का, तो अब जाकर के हम इसका कनेक्शन क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल स्विच के माध्यम से डिस्कनेक्ट कर देते हैं। इसलिए करते हैं, नहीं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा हमारे रोटर का, हीट लॉस ज्यादा होने लगेगा। ठीक है, और तो एक फायदा तो हो गया कि भाई स्टार्टिंग के दौरान टॉर्क बढ़ गया। दूसरा फायदा हमारा क्या होता है, इसके पावर फैक्टर में भी इंप्रूवमेंट आती है।
ठीक है। साथ ही साथ इसके स्पीड का भी नियंत्रण आप कर सकते हैं। तो तीन तीन काम आप इस तरह के अरेंजमेंट से कर सकते हैं। और मैंने आपको बता ही दिया है, ये सिर्फ और सिर्फ कहां हो सकता है, सर्पी वाले में हो सकता है, स्लिप रिंग में हो सकता है। इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, डब्ल्यू रिम कहते हैं। वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर भी हम साथियों इसी को कहा करते हैं, ध्यान रखिएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट है, एक ट्रांसफार्मर कोर क्यों लेमिनेट किया जाता है दोस्तों। आप सबको याद रखना है, एक ऐसी लॉस होती है, चुंबकीय लॉस, मैग्नेटिक लॉस, जिसको कोर लॉस कहते हैं, जिसको आयरन लॉस कहते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल में ही होता है। दो हिस्से होते हैं, एक हिस्टैरिसीस, एक होता है एडी करंट। एक क्या है आपका पीएच और दूसरा क्या है पीई। दोस्तों पी जो है ना, एडी करंट लॉस, ये भंवर धारा हमारी होती है। जैसे ही आप सप्लाई दिया, एक्साइटेशन मिला, फ्लक्स एसोसिएट हुई, ईएमएफ उत्पन्न हुआ। अब वो ईएमएफ के माध्यम से हमारी करंट क्या चाहती है, इस कोर से सर्कुलेट होना। और अगर ऐसा होने लगेगा तो एडिशनली आपकी एडी करंट लॉस बहुत बढ़ जाएगी, हीट के रूप में आपकी वाइंडिंग डैमेज कर जाएगी। इन सारी समस्याओं से बचने के लिए हम क्या करते हैं, पटलित कोर लेते हैं, लेमिनेटेड कोर लेते हैं। अब देख लीजिए पटलित का मतलब क्या है, यहां ई सेक्शन आपका बना है, ये आई है। तो हम पत्थर के रूप में क्या करते हैं, आप सिलिकॉन स्टील का या सीआरजीएस का पत्थर, पतला 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 पत्थर ले लेते हैं। और वो पत्थर को देखिए कैसे किया है हमने अटैच, ये पत्थर, उसके पीछे पतला लेमिनेशन, फिर ये पत्थर, फिर पीछे पतला लेमिनेशन, फिर पत्थर, फिर लेमिनेशन। तो इस हिसाब से पत्तियों में जो हम करते हैं, तब जाके टोटल सॉलिड हमारा कोर बन जाता है। अब बीच बीच में क्या है, यहां पर आपका थीन लेमिनेशन, थीन लेमिनेशन, थीन लेमिनेशन, थीन लेमिनेशन। तो ये लेमिनेशन की थीन 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 लेमिनेशन देने से हमारी करंट को कंटिन्यूअस पाथ नहीं मिलता, वो टुकड़े 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 में हो जाती हैं, छोटे 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 टुकड़े में यह क्या होती हैं, बट जाती हैं। परिणाम क्या हो जाता है दोस्तों, इससे यह स्पष्ट हो जाइए। परिणाम ये होता है साहब कि हमारी एडी करंट लॉस रिड्यूस कर जाती है। तो जीवन के किसी भी क्षण में अगर एग्जाम में ये प्रश्न आए कि हम लेमिनेटेड कोर का क्यों इस्तेमाल करते हैं, पटलित कोर का क्यों इस्तेमाल करते हैं, या लेमिनेशन कोर का क्यों किया जाता है, एक ही जवाब होगा, क्या एक ही जवाब होगा साथियों, और वो जवाब होगा आपका एडी करंट लॉस को घटाने के लिए। हिस्टैरिसीस रहता है तो अच्छी क्वालिटी के चुंबकीय पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं, और वो पदार्थ हमारा सीआरजीएस होता है, या नहीं तो सिलिकॉन स्टील होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। मैं यहां से ये क्लियर हो गई कि हमारी एडी करंट लॉस को कम करने के लिए जरा मैथमेटिकली भी देख लीजिए, एडी करंट लॉस का मान क्या होता है, के ई एफ स्क्वायर बी एम स्क्वायर टी स्क्वायर भी। यानी आप यहां से समझ गए, टी मेरा क्या है, थिकनेस, पी समानुपाती किसके है, टी स्क्वायर के। यानी थिकनेस बढ़ेगी, एडी करंट लॉस बढ़ेगा, थिकनेस घटेगी, एडी करंट लॉस घटेगा। तो हम इसीलिए बहुत ही पतला लेमिनेशन करते हैं, टी मतलब थिकनेस ऑफ लेमिनेशन। आपने जो लेमिनेशन किया है उसकी चौड़ाई, उसकी मोटाई, ठीक है, उसका लेयर। तो याद रखेंगे दोस्तों, आपकी लेमिनेशन की थिकनेस जितनी कम होगी, एडी करंट लॉस उतनी कम होगी। और हम लोग बहुत कम थिकनेस रखते हैं, आपका 0.25 mm के रिस्पेक्ट में रखा करते हैं दोस्तों। 0.25 से 0.35 रखने का प्रयास हमारा रहता है, और इसलिए भी पतला पतला लेमिनेशन, ताकि क्या हो, एडी करंट लॉस तो हमारी घटे लेकिन चुंबकीय सामर्थ्य में कमी नहीं आए, वो हमारी बराबर रहे, इसका भी हमें ध्यान रखना है। अंतरराष्ट्रीय मानक IEC 60601 के अनुसार अर्थ लीकेज करंट का अधिकतम मान सीमा निर्धारित किया गया है। दोस्तों ऐसा प्रश्न बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड या फिर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के डिफरेंट एग्जामिनेशंस में भी बहुत बार पूछा जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न आपके बीच है, और इसका सीधे सीधे आप समझें, ये चिकित्सा विद्युत उपकरणों के लिए इस्तेमाल होता है। ये कोड किसके लिए है, चिकित्सा विद्युत उपकरणों के लिए, मेडिकल इक्विपमेंट्स के लिए, जो कि आपके इलेक्ट्रिक सप्लाई पर चलती हैं। चिकित्सा विद्युत उपकरण जो कि आपकी क्या है, मेडिकली ऑपरेटेड इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। तो जितनी भी हमारी मेडिकल ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक डिवाइसेस होती हैं साथियों, उसमें अंतरराष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन IEC, इसका पूरा क्या नाम होता है, इंटरनेशनल ई से इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन।
अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन, ये इसका पूरा नाम होता है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन के माध्यम से ये निर्धारित किया गया है कि स्टैंडर्ड, और उन्होंने जो स्टैंडर्ड बताया है उसके हिसाब से हमारी मान होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए भाई साहब, मैक्सिमम हो सकता है तो कितना हो सकता है लीकेज करंट का मान 1 मिली एम्पियर। ऐसा नहीं है कि 1 रखना है, हमको एकदम 0 रखने का प्रयास करना है। हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारी लीकेज करंट अधिक हो, हमेशा चाहेंगे बहुत कम हो और मनुष्य को उस पर उसका कोई प्रभाव ना पड़े। तो जनरली जो उसने रेगुलेट किया भाई कि आपका स्टैंडर्ड कितना है, तो वो आपका कितना प्राप्त हो रहा है 1 मिली एम्पियर, मैक्सिमम होगा तो 1 मिली एम्पियर होगा। अगला देखिए, ऐसे स्विचों की कितनी संख्या होती है जिसका सीढ़ी की वायरिंग में इस्तेमाल करते हैं। सीढ़ी की वायरिंग मतलब आपका जीने की वायरिंग, स्टेयरकेस वायरिंग। आप सब समझ रहे हो, सीढ़ी पर जब हम चढ़ते हैं तो हमारा क्या उद्देश्य होता है। ये देख लीजिए, हमारा सीढ़ी है, इधर मेरा छत है, यहां से हम निकले तो एक यहाँ बोर्ड हम लगाते हैं, एक यहाँ लगाते हैं। अब बल्ब मेरा यहाँ पर है, तो होता क्या है जब हम छत पर जा रहे होते हैं तो यहाँ से स्विच ऑन कर दिया, पहुंच गए, तो अब मुझे 1-1.5 घंटा वहां आराम करना है। थोड़ा सा अभी हमारी जो वीडियो की क्लासेस है इसको छत पर देखना है, नेटवर्क कम आ रहा है, तो वैसे केस में आपको मान लीजिए 2 घंटा का समय लग जाएगा। तो फिर आप इस लाइट को जला के रखोगे तो बिजली की बर्बादी होगी। आप क्या करते हो, इस जगह से बंद कर देते हो। ठीक है, फिर जब आप वापस पढ़ाई करके नीचे आते हो तो वापस आते समय यहाँ से आप स्विच ऑन करते हो, बल्ब ऑन हो जाता, नहीं तो सीढ़ी पे गिर जाओगे अंधेरे में। फिर आप जब यहाँ घर के अंदर प्रवेश करने लगते हो तो फिर आपको बंद करने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा, तो फिर वही दशा हो गई। तो यहाँ पर फिर जो स्विच है इसको आप ऑफ कर दीजिए, ऑफ हो जाता है। यानी 2 अलग अलग जगहों से एक यंत्र को, एक बल्ब को नियंत्रित करने के लिए जो स्विच है उसका नाम है 2 वे स्विच। क्या नाम है? 2 वे स्विच। तो हम कितने 2 वे स्विच का इस्तेमाल करते हैं? 2 2 वे स्विच का इस्तेमाल करते हैं, एक यहां एक यहां। इस दोनों में एक कॉमन, 2 आपका क्या होता है, कॉमन होता है। देख लीजिए, तो हमने इसको क्या किया, इसको क्या किया साथियों, ऐसे हमने कॉमन कर दिया। अब ये बीच वाला जो हमारा है, ठीक है, लाइन 1 लाइन 2, लाइन 1 लाइन 2 को जोड़ दिए। ये बीच वाला जो एक कॉमन है हमारा, उस कॉमन में इधर से फेज को जोड़ दिए, यहां से फिर मेरा फेज जुड़ गया बल्ब से। एक न्यूट्रल आपका ब्लैक वाला यहाँ है ही जिससे बल्ब जुड़ा हुआ है। अब क्या होगा, यहां पर ऑन कीजिएगा तब ऑन हो जाएगा, वहां ऑफ कीजिएगा ऑफ हो जाएगा, यहां ऑफ कीजिएगा ऑफ हो जाएगा, वहां ऑन कीजिएगा ऑन हो जाएगा। तो हम दोनों जगह में कहीं से भी चीजों को करने में सक्षम हो सकते हैं। तो याद रखना, 2 वे स्विच में 3 टर्मिनल होते हैं, एक कॉमन होता है, एक लाइन 1 और दूसरा लाइन 2 के लिए होता है। राइट आंसर क्या हो गया? 2 तरफा स्विच, लेकिन कितना? 2 लगेगा। 2 तरफा स्विच है लेकिन 2 लगेगा। स्टेटर फ्लक्स के घूमने की गति को डैश कहा जाता है, बता दीजिए। स्टेटर फ्लक्स जो हमारे किसी भी मशीन में, विशेष रूप से आपके 3 फेज इंडक्शन मोटर में जो घूमती है उसकी गति क्या होती है? दोस्तों, हमारे 3 फेज इंडक्शन मोटर ऑलवेज सेल्फ स्टार्टिंग होते हैं, खुद से स्टार्ट होते हैं। उसको स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर नहीं चाहिए। आप अगर DOL या फिर स्टार डेल्टा या ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में सोचते हैं दोस्तों, तो याद रखना वो सिर्फ और सिर्फ किस लिए है? वो सिर्फ और सिर्फ आपकी सुरक्षा के लिए है। स्टार्टिंग के दौरान जो उच्च मान की धारा होती है उस हाई करंट से सुरक्षा के लिए है, और अंडर वोल्टेज के दौरान हमारे मशीन की सेफ्टी के लिए है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए है दोस्तों। क्लियर? अब जरा आइए, ये बातें तो आपको समझ में आ गई। अब हमारी जो गति होंगी उसकी गति होती है तुल्यकालिक गति, ns के स्पीड से चलती है साहब, यानी 120 F/p RPM से हमारी चला करती हैं क्या दोस्तों? आपकी स्टेटर की फ्लक्स। और यही नतीजा होता है, इसी के वजह से हमारी जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है वो सेल्फ स्टार्टिंग होती है। आपका सवाल हो सकता है सर सिंक्रोनस मोटर में भी तो इतना ही होगा, लेकिन दोस्तों याद रखना सिंक्रोनस में भी इतना ही होगा स्पीड, बात सही है, लेकिन फिर भी सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है, क्योंकि उसका जो रोटर है ना वो स्टेटर के फील्ड के हिसाब से रोटर का फील्ड रोटेट नहीं कर पाता है, इस कारण से सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है। जिस स्पीड से स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र घूम रहा है, अगर मैग्नेटिकली लॉक होकर के रोटर भी उतने से घूमे तो कोई दिक्कत नहीं है।
हम रोटर को मैग्नेटिकली लॉक करवाने के लिए, उसका एन इसका एस को अटैच करवाने के लिए ही हम तरह तरह के व्यवस्था में लगे रहते हैं, और तब जाके सिंक्रोनस मोटर आपका स्टार्ट हो पाता है। आगे बढ़िए, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है और क्वेश्चन देख करके थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन उसकी समाधान देखिए कितनी जबरदस्त और कितनी आसान है। कह रहा है आर्मेचर कोर के स्लॉट में विशिष्ट अनुक्रम में अंतिम कनेक्शन के साथ इंसुलेटेड कंडक्टर की क्रमबद्ध व्यवस्था को क्या कहते हैं? सपोज टू बी दैट हमने क्या किया, आर्मेचर में लपेटना तार को शुरू किया और उसका छोर जो है वो किससे जोड़ दिया है? आर्मेचर के हिस्से से। अब आर्मेचर का जो हमारा इंसुलेटेड कंडक्टर का सेक्शन है, शॉर्ट नहीं करनी चाहिए वाइंडिंग, ये भी आपको याद रखना है, वार्निश की रहती है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि आपकी जो छोर होती है लास्ट वाली एंड, वो जिस हिसाब से हमारे आर्मेचर से जुड़ी होती हैं, वो कहीं न कहीं आपके आर्मेचर का जो हमारा स्लॉट्स होता है उसमें वह इंस्टॉल होता है, ठीक इसी प्रकार से। ये कॉपर आपको स्पष्ट दिख रहा है, इस कॉपर के माध्यम से आपने क्या किया है, इसको इंस्टॉल कर दिया है, और आफ्टर दैट आपने जब वाइंडिंग को लपेटने का प्रयास किया है, तो लपेटना, वाइंडिंग लपेटना शब्द निकल ही गया, लपेटना, दैट मीन्स सेवरल टर्न्स इसके लगाने और उस टर्न्स को किससे जोड़ देना? हमारे आर्मेचर के हिस्से से। इसको वाइंडिंग कहते हैं दोस्तों, और इसी वाइंडिंग से सारा काम होता है, वो आर्मेचर की वाइंडिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? आर्मेचर की वाइंडिंग। हर एक मशीन में अलग अलग तरह से की जाती है, जनरली डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग ही हुआ करती है, ठीक है। और याद रखिएगा हम कंसेंट्रिक वाइंडिंग का यूज करते हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में, बाकी मोटरों में हमारी जो होती हैं दोस्तों वो आपके हर एक स्लॉट्स में बटी हुई रहती है। आप डीसी की बात करें तो लैप और वेव के रूप में हुआ करती है, तो अलग अलग हम अरेंजमेंट जिसका करते हैं। अगला, निम्नलिखित में कौन सा इस उपयोग इलेक्ट्रिक केतली की ताप इकाई के रूप में? देखिए इलेक्ट्रिक केतली है आपकी, आप लोग पानी गर्म करने में इस्तेमाल करते हो, बच्चे मैगी भी बना लिया करते हैं, कुछ लोग तो चाय कॉफ़ी भी बनाते हैं, तो और कोरोना के समय में इसके माध्यम से हम स्टीम भी लिया करते थे। बहुत ही जल्द आपकी क्या करता है? पानी को गर्म करता है। और जो बेस वाला सेक्शन है, यहाँ पर आपका क्या है? पावर आ रही है। देखिए ये सप्लाई का टर्मिनल, और इधर वाला जो जंक पॉइंट्स है इससे आपका कनेक्शन बन जाता है और सप्लाई जाती है। यहाँ रेड बटन है, यहाँ रेड है आपका एलईडी, आपका क्या लगा हुआ है? निश्चित रूप से आपको याद है ना, हम क्या इस्तेमाल करते हैं आजकल? एलईडी करते हैं नहीं, अब हम करने लगे हैं नियॉन लैंप का। तो इंडिकेटर के रूप में क्या है? नियॉन लैंप का हम प्रयोग कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर जैसे ही यहाँ आपकी सप्लाई से जोड़ोगे, यहाँ पर आपका स्विच है, स्विच दबाओगे, तुरंत आपका क्या होगा? इंडिकेटर इंडिकेट करेगा कि भाई सप्लाई आ रही है, और तब थोड़े सेकंड के बाद, मतलब विद इन अ मिनट, पानी आपकी गर्म हो जाएगी। ये सब जो हैंडल हमने पकड़ा है, ये सब उष्मारोधी पदार्थ का बना हुआ है, ये गर्म नहीं होता है। आपकी इधर वाली बॉडी थोड़ी गर्म हो जाया करती है, आपको करंट लगने का चांसेस इसमें बहुत कम रहता है साथियों। लेकिन फिर भी जब कभी भी आप स्विच ऑफ करें, उसके बाद ही इसको बाहर हटा करके, इस कनेक्शन से बाहर हटा करके तब आप इस्तेमाल करने का प्रयास करें, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। तो दोस्तों ये हमारी है इलेक्ट्रिक केतली, और इसमें है आपकी ये वाला जो हिस्सा है पेंदी वाला, ये वाला इंसुलेटेड कवर वाला, दैट मीन्स की थर्मल इंसुलेटिंग कवर वाला, ये वाला कवर हमारा क्या होता है दोस्तों? यकीन मानिए इसके रिस्पेक्ट में आपका रहता है अंदर में पैक कंसील किया हुआ हीटिंग एलिमेंट। और जो कंसील किया हुआ हीटिंग एलिमेंट है मेटल के ट्यूब के अंदर भीतर में अटैच रहता है, बाहर से दिखता नहीं है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। कंसील का मतलब होता है छिपा हुआ भीतरी हिस्से में। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मेगर में किस जेनरेटर का इस्तेमाल करते हैं? आप सबको मालूम है मेगर का प्रयोग करते हैं हाई रेजिस्टेंस को मापने के लिए। इसलिए करते हैं हाई रेजिस्टेंस को मापने के लिए। ये हाई रेजिस्टेंस क्या होता है? 0.1 मेगा ओम से अधिक। दोस्तों मेगर को ही हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं अर्थ टेस्टर। इसी को क्या कहते हैं हम? अर्थ टेस्टर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? अर्थ टेस्टर कहते हैं। तो गौर करना, इसके माध्यम से अर्थ रेजिस्टेंस को भी मापा जा सकता है, ठीक है। इसके माध्यम से हम आपका फॉल्ट, केबल में जो फॉल्ट होती है, मुर्रे लूप मेथड, वर्रे लूप मेथड, वहां भी इस्तेमाल कर लेते हैं। साथ ही साथ इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मापने में भी इस्तेमाल कर लेते हैं।
आपकी ओवरहेड लाइन में कहाँ पर शॉर्ट है, कहाँ क्या प्रॉब्लम है, वो भी आइडेंटिफाई हो जाती है। काफ़ी वैल्यूएबल है। यहाँ पर हमारा जो है आजकल तो डिजिटल आ गया है, लेकिन जो वर्किंग प्रिंसिपल है दोनों का सेम ही रहता है। मैंने यहाँ जो तस्वीर दिखाई है ये आपका एनालॉग है, आपका डीसी मोटर वाला है, मतलब डीसी जनरेटर वाला हमारा क्या है, मेगर। यहाँ है आपकी हैंडल, क्रैंक हैंडल, हैंडल घुमाते हैं और क्लच आपका होल्ड करता है हैंडल को। लगभग 160 आरपीएम पर हम घुमाने का प्रयास करते हैं, न्यूनतम इतना रहना चाहिए। और यहाँ देखिए स्पष्ट लिखा है डीसी जनरेटर। तो ये डीसी जनरेटर हमारी जो होती हैं, तो डीसी जनरेटर में कौन सा मैग्नेट, यहाँ देखिए परमानेंट मैग्नेट। कौन सा मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट। तो इसीलिए इसको क्या कह देते हैं, पीएमडीसी। नाम क्या हो गया इसका, परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर। क्या होता है दोस्तों, परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर, इसी का इस्तेमाल करते हैं। तो कुल मिलाकर के आपका जवाब स्पष्ट हो गया, पीएमडीसी जनरेटर। यह है बाह्य उत्तेजित यानी एक्सटर्नल एक्साइटेड। ठीक है, क्या है ये, एक्सटर्नली एक्साइटेड डीसी मोटर, डीसी जनरेटर। तो एक्सटर्नली एक्साइटेशन की कोई आवश्यकता यहाँ नहीं है। हमारा क्या है, हैंडल घुमाया, मैकेनिकल पावर दिया, वोल्टेज का जनरेशन हुआ। अभी बाय आई करके आर, टेस्टिंग टर्मिनल यहाँ लगाते हैं और यहाँ आपका पॉइंटर इन्फिनिटी से 0, ये पॉइंटर का मूवमेंट होता है और निस्संदेह हमारी क्या होती हैं, मेजरमेंट हो जाती हैं किसकी, आपके रेजिस्टेंस की, हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस की। ठीक है, चलिए अगला कह रहा, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत निम्नलिखित संसाधन सम्मिलित नहीं है। नवीकरणीय का मतलब होता है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। जो ऊर्जा आपकी समान रूप से समाप्त नहीं होगी, अनवरत आपको क्या होगी, प्राप्त हो सकती है, यानी दोबारा से उसका उत्पादन फिर से संभव है, वो आपकी क्या है, नवीकरणीय है। और जिसको दोबारा आप विकसित नहीं कर सकते, वो आपकी क्या होती है साथियों, अनवीकरणीय होती हैं। वो क्या होती हैं, अनवीकरणीय। तो जरा सा गौर कर लीजिए, हमारा जो नवीकरणीय स्रोत है उसमें कौन शामिल नहीं है। बहुत ही जबरदस्त, मैंने क्लास के दौरान इस पर बहुत विशेष चर्चा की है। आप सब जानते हैं हमारा जो सौर ऊर्जा है, हमारे यहाँ अंधेरा होता है तो अमेरिका में उजाला छा जाता है। प्रकृति का नियम देख लीजिए। आप लद्दाख की बात करते हैं, ठीक है साथियों, वहाँ 365 में 360 दिन में खरी धूप पड़ती है और रात में काफ़ी ठंड रहती है। प्रकृति ने गजब का संतुलन बनाया है। हम सब लोग प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ने में लगे हैं, जिसका नतीजा हम लोगों को बड़ी बड़ी आपदा और महामारी के रूप में झेलने को मिल रहा है। साथियों, इससे स्पष्ट है कि सौर ऊर्जा आपकी क्या है, नवीकरणीय है। आज नहीं है, कल आना है, आज है, कल भी आएगी, परसों भी आएगी। जब तक ये सृष्टि रहेगी मिलती रहेगी। पवन जरूर, भले प्रदूषित हो अलग बात है, लेकिन पवन भी आपकी क्या है, रिन्यूएबल है, एकदम सदैव उपलब्ध है। हम लोग इसी तरफ ज्यादा आप ध्यान देना शुरू कर दिए। फिर आपका जैव पिंड गैस ऊर्जा, बायोमास, ये भी आपकी क्या है साथियों, निश्चित रूप से नवीकरणीय है। तो आपका ये तीनों क्या है, नवीकरणीय। लेकिन न्यूक्लियर का भंडार क्या है साथियों, सीमित है। क्या ये सीमित भंडार है, एक निर्धारित समय अंतराल के बाद ये समाप्त हो जाएगा। कोयला सीमित भंडार है, एक निर्धारित समय अंतराल के बाद समाप्त हो जाएगा। और दोस्तों याद रखना, अगर ये समाप्त हो जाएगा तो फिर लाखों, हजारों, करोड़ों वर्ष बाद तब जाकर के ये सब बनता है। इसलिए तुरंत में इसका उत्पादन संभव नहीं है। आज खत्म हो गया तो कल आ जाएगा सुबह होते, ऐसा नहीं होता है। तो अल्टीमेटली द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ये आपकी रिन्यूएबल सोर्स के अंदर नहीं आती है। साथियों, हम लोग आजकल रिन्यूएबल पे बहुत काम कर रहे हैं और मैं कई बार चर्चा के दौरान कहता हूं 2024 में भारत दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोड्यूसर कंट्री बन जाएगा। जैसे भारत अभी दुनिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश हो चुका है, ठीक उसी प्रकार से सर्वाधिक विद्युत उत्पादन सूर्य की ऊर्जा के माध्यम से करने वाला भी राष्ट्र बन जाएगा। अब ये रिजर्व पावर का इस्तेमाल आप कहां करते हैं, क्या तात्पर्य है रिजर्व पावर से, दोस्तों ध्यान रखिएगा। रिजर्व पावर का सीधा मतलब है हम जनरेटिंग स्टेशन पर इसका यूज करते हैं। जैसे हमारी पावर प्लांट की कैपेबिलिटी मान लीजिए 4000 मेगावाट है, ठीक है, और कंज्यूमर का डिमांड कितना है, तो कंज्यूमर का डिमांड है 3500 मेगावाट। अब दोस्तों 4000 मेगावाट
माइनस 3500 मेगावाट बराबर आपका 500 मेगावाट। ये 500 क्या है, रिजर्व है। आप जितना कमाते हैं क्या सारा का सारा पैसा खर्च ही कर देते हैं? कुछ पैसा बचा के रखते हैं आगे के लिए, इमरजेंसी के लिए, वक्त जरूरत के लिए। तो वही चीजें यहाँ पर हैं कि हम इसमें क्या करते हैं, 500 आपका क्या होता है साथियों, 500 मेगावाट आपकी क्या हो गई, रिजर्व हो गई। अब जो 500 मेगावाट हमारी रिजर्व हो गई, तो ये कहां पर रहता है, जनरेटिंग स्टेशन पर रहता है। और इसको हम क्या करते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंज्यूमर्स को सप्लाई देना है, लोड बढ़ गई वहां डिस्पैच कर देते हैं, या नहीं तो निश्चित रूप से उसको स्टोर करके रखा जाएगा, उसको बेस के हिसाब से मेंटेन किया जाएगा। परिणाम ये होगा कि आप ऑक्सिलरी यूटिलाइजेशन के लिए वहां भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, प्लांट में भी इसका विशेष रूप से प्रयोग करते हैं, ठीक है। और जहां भी जरूरत पड़ती है पावर की इमरजेंसी में, उस जगह पे दिया जाता है। दोस्तों डायोड की क्षरण धारा के संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे, कौन सी बातें सही है? सब लोग जानते हैं कि हमारा डायोड समान रूप से फॉरवर्ड बायस में काम करेगा। जैसे ही फॉरवर्ड बायस में काम करेगा, अगर आपका सिलिकॉन है तो हमने कितना वोल्टेज दे दिया दोस्तों, सपोज कर लीजिए सिलिकॉन है तो 0.7 वोल्ट आपने दिया। आपका क्या हो गया, धीरे 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 फॉरवर्ड करंट आपकी बढ़नी चालू हो गई, फॉरवर्ड करंट आपकी बढ़ती है। और जब फॉरवर्ड बायसिंग होता है उस समय फॉरवर्ड रेजिस्टेंस का मान क्या होता है, कम होता है। आपकी डिप्लीशन लेयर का विड्थ क्या होता है साथियों, डिप्लीशन लेयर पतली हो जाती है, ठीक है। आपका बैरियर पोटेंशियल ये भी क्या होता है साथियों, आपका कम हो जाता है, ये भी आपकी रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। उसके बाद जरा आगे बढ़िए, जब बैरियर पोटेंशियल भी मेरा कम हो गया तो ये सारी चीजें कहीं न कहीं आपके फॉरवर्ड करंट को काफी आगे बढ़ा देती हैं और वो काफी एक्सेसिव अधिक हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम रिवर्स में आए, यानी आपने रिवर्स बायसिंग कर दिया, पी को नेगेटिव से और एन को पॉजिटिव से जोड़ दिया, वैसे केस में एक सर्टेन लिमिट तक तो ठीक है, सर्टेन लिमिट के बाद आपकी क्या होती है, जैसे ही हम ब्रेकडाउन वोल्टेज के स्तर तक पहुंचते हैं, उससे ऊपर जब आपकी करंट, उससे ऊपर का जब वोल्टेज आप देने लगते हो रिवर्स में, तो सडनली आप देख लीजिए आपकी करंट क्या हो गई, काफी तेज गति से बढ़ना शुरू करती हैं। और रिवर्स में जब ये एक्सेस होती हैं, डायोड को जलाकर राख कर देती हैं। इसे कहते हैं ब्रेकडाउन ऑफ डायोड, जो कि दो तरह का होता है, जीनर और एवलांचे होता है। दोस्तों सदैव याद रखना, रिवर्स बायसिंग के दौरान करंट का कंडक्शन माइनॉरिटी कैरियर के कारण होता है, फॉरवर्ड बायसिंग के दौरान करंट का कंडक्शन मेजॉरिटी कैरियर के कारण होता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर में आपकी होल मेजॉरिटी कैरियर होती हैं, इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी होता है। एन टाइप में आपका क्या होता है, होल माइनॉरिटी होता है और इलेक्ट्रॉन आपका मेजॉरिटी होता है। तो स्पष्ट यहां से क्लियर हो गया। द राइट आंसर इज डियर फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी, यानी तापमान के साथ साथ रिवर्स करंट बढ़ती है, आपका माइनॉरिटी कैरियर के कारण ही यह उत्पन्न होती हैं। रिवर्स बायस में जब डायोड होती हैं तभी जाकर के लीकेज करंट आपकी बढ़ती है। अगर आपने रिवर्स में नहीं कनेक्ट किया डायोड को, लीकेज करंट एकदम नहीं होगी साथियों, ये यकीन मान लीजिए। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। दोस्तों एक छोटी जानकारी आपको दे दूं, हमारी नई बैचेज जो है वो आरंभ हो चुकी हैं। ब्रह्मास्त्र टेस्ट चलता है, 5000 क्वेश्चन का वहां कलेक्शन है। आप बेहिचक द प्लेटफॉर्म ऐप को डाउनलोड कर उस टेस्ट से जुड़ सकते हैं और ये 5000 क्वेश्चन आपकी जिंदगी बदल कर रख देगा। 2000 न्यूमेरिकल, 3000 के आसपास थ्योरेटिकल, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर परीक्षा में आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। बाकी ऑनलाइन आप हमारी क्लासेस से जुड़ सकते हैं, ऑफलाइन भी आप हमारी क्लासेस से जुड़ सकते हैं। पूरी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है और डिस्क्रिप्शन के दिए गए नंबर और ऐप के लिंक को डाउनलोड कर आप हमसे जुड़कर अपनी तैयारी को जबरदस्त कर सकते हैं साथियों। आइए, पेल्टियर प्रभाव किसका विलोम होता है, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। पेल्टियर प्रभाव जो है ये आपकी सीबैक इफेक्ट की क्या होती है, जस्ट रिवर्स होती है, इसका उल्टा होता है। अब आपके मन में आएगा सर ये होता क्या है, तो दोस्तों ये पेल्टियर प्रभाव जो होता है, जब किसी इलेक्ट्रिक करंट को थर्मोकपल के एक सर्किट से गुजारा जाता है तो एक जंक्शन पर जो गर्मी विकसित होती है वह दूसरे जंक्शन के माध्यम से अवशोषित कर ली जाती है। यहां जितना अवशोषित होती है उतना वहां पर उत्पन्न हो जाती है। ये चीजें क्या कहलाती हैं, पेल्टियर इफेक्ट कहलाती हैं। और सीबैक भी इसी तरह का है, इसीलिए क्या कहा हमने, सीबैक के समान होती है। अब दोस्तों यहां पर है
केबल में कवच वाले किसी तार की उपयोगिता क्या है? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। केबल है हमारा, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। यहां पर मेरी कॉपर की कंडक्टर है 1 2 3, और इस कॉपर के कंडक्टर आपस में एक दूसरे के साथ, अब 3 कंडक्टर है तो कितने कोर का केबल है? ये 3 कोर का केबल है। क्लियर? कितने कोर का है? 3 कोर का है। अब यहां पर हर एक पर हमने क्या किया है? पेपर को लपेट दिया है। ये पेपर इंसुलेशन इसलिए ताकि आपकी तीनों की तीनों कंडक्टर आपस में शॉर्ट ना कर जाए। फिर यहां क्या आ गया? लेड शीथ। फिर यहां क्या हो गया साहब? आपका लेड शीथ। ये लेड शीथ हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि आप सबको मालूम है शीशे पर किसका असर नहीं पड़ता साथियों? नमी का असर नहीं पड़ता। पानी से, केमिकल इंपैक्ट से वो बची रह जाती हैं। इसीलिए हम अगर किसी कारणवश जमीन के अंदर भूमिगत केबल है ले जाना है तो पानी का रिसाव हुआ तो वाटर का नमी को ये अवशोषित ना करे। अगर नमी अंदर प्रवेश करेगी तो हमारा ये इंपरजीनेटेड पेपर क्या होगा? उसकी इंसुलेशन की क्षमता कमजोर हो जाएगी। जब उसकी इंसुलेशन की क्षमता कमजोर होगी तो आपके भीतरी जितने भी कंडक्टर हैं उसके शॉर्ट होने की चांसेस बढ़ जाती हैं। फिर आइए, इसलिए हम लेड शीट लगा दिए। अब लेड तो आप जानते हैं कि उसका अगर कोई गाड़ी वगैरह ऊपर से चली जाए तो डैमेज कर सकती है, तो हम इसको जर्क से बचाने के लिए, डैमेज होने से बचाने के लिए इसके ऊपर हम बेडिंग कर देते हैं। अब लेड शीट है तो लेड का लगाया तो लेड शीट कहेंगे, अगर एल्युमिनियम लगाया तो मेटल शीट कहेंगे। ये आपका क्या है? नमी को रोकने का काम कर रहा, नमी अवशोषित नहीं करने दे रहा है। अब यहां पर बेडिंग है। बेडिंग हम लोग जूट वगैरह का, मुलायम पदार्थ का करते हैं जिससे जर्क क्या हो? सहने की ताकत हो, स्पंजी लेयर बन जाता है। फिर उसके जस्ट ऊपर, इतने से काम नहीं चलेगा, हमने हार्ड इस्तेमाल किया है। किसका साहब? स्टील का रड या स्टील का टेप, ये सब हम बेडिंग के ऊपर लगाते हैं। ठीक है? और तब जाकर के अगर आपकी कोई भी मैकेनिकल इंजरी होती भी केबल के ऊपर है तो आपके अंदर के कंडक्टर पर कोई असर नहीं पड़ता है साथियों। तो आर्मरिंग का इस्तेमाल हो रहा है यांत्रिक सुरक्षा के लिए, केबल को यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए, मैकेनिकल इंजुरी। और सबसे लास्ट में सबसे ऊपर जो दिखता है वो आपका सर्विंग होता है। जिस रंग का मन है उस कलर का आप क्या करिए? ऊपर से कवर डाल दीजिए। बेकेलाइट का, पीवीसी का, अलग अलग मटेरियल का हम लोग इस्तेमाल कर लिया करते हैं, VIR का भी कर लिया करते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके उपयोगिता पर। तो कुल मिला के आपका जवाब क्या मिल गया? कवच, यानी आर्मरिंग, आर्मर्ड। ये कवच इसलिए होता है ताकि यांत्रिक सुरक्षा से आप बच सकें। आपने देखा होगा पुराने समय में योद्धा भी एक तिहाई हाथ से तलवार चलाते हैं, एक हाथ में कवच रखते हैं ताकि उधर के वार से वो बच सकें। इस कारण साथियों, ठीक है, ये कवच क्या कर रहा है? यांत्रिक सुरक्षा देने का काम कर रहा है। अब देखिए, घरेलू वायरिंग में एल्बो का उपयोग तार को कितने पर मोड़ने के लिए किया जाता है? देखते, आप जानते हैं एल्बो इस शेप का होता है, ऐसा होता है। ठीक है? अब यहां से मेरी कोई तार गई, ठीक है, यहां से कोई तार गई, ये ऐसे ऐसे मुड़ गई। कितने का कोण बना रहा है दोस्तों? 90 डिग्री का बना रहा है। ठीक है, स्पष्ट है? वायरिंग में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आपका एल्बो कितने का? 90 डिग्री की डायरेक्शन को शिफ्ट करने के लिए हम एल्बो का क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं घरेलू वायरिंग में। ठीक है, मोड़ पर, ज्वाइंट पर। और मेरा आखिरी सवाल है, कौन सी मोटर सेल्फ स्टार्टिंग होती है? ठीक है, तो आप सभी को मालूम है, मैंने कई बार चर्चा किया है, हमारी जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है दोस्तों, यही क्या होती हैं? सेल्फ स्टार्टिंग। क्योंकि इसके स्टेटर को आप क्या देते हो? स्टेटर को देते हो 3 फेज AC सप्लाई। और याद रखना, ये कैसी मोटर है? सिंगली एक्साइटेड मोटर है। कैसी है? सिंगल एक्साइटेड मोटर है, यानी सिर्फ और सिर्फ इसके स्टेटर को ही 3 फेज सप्लाई देते हैं, बाकी कहीं कुछ करने की हमें जरूरत दोस्तों नहीं पड़ती है। इसमें 2 तरह के रोटर होते हैं, स्क्वायरल केज और दूसरा होता है आपका स्लिप रिंग टाइप का। ठीक है, तो स्क्वायरल केज का ज्यादा यूज होता है लेकिन टॉर्क उसकी कम होती है। स्लिप रिंग का यूज थोड़ा कम है लेकिन टॉर्क उसकी अधिक है। मतलब जहां पे हमको टॉर्क ज्यादा चाहिए वहां पे स्लिप रिंग लगेगा। हालांकि हमने स्क्वायरल केज का इसलिए ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, मरम्मत कम है, वजन में हल्का होता है, इफिशिएंसी अधिक होती है। ये सारी बातें को ध्यान में रख के हम ऐसा कह रहे हैं। हालांकि स्क्वायरल केज में भी हमने 2 तरह की व्यवस्था लगा दी, एक डबल केज, एक डीप बार। ऐसा करने से हमारा क्या हो गया साथियों? जीवन भर के लिए याद रख लीजिएगा, ऐसा करने से हमारी टॉर्क स्टार्टिंग की बढ़ जाती है, इसलिए ऐसा करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि हमारी जो 3 फेज है ना,
इसके स्टेटर में जो मैग्नेटिक फील्ड है, स्टेटर में आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, तो स्टेटर में जो मैग्नेटिक फील्ड है दोस्तों वो किस स्पीड पे चलती है, सिंक्रोनस स्पीड पे चलती है, ns पे चलती है। लेकिन आपका जो रोटर रोटेट करता है वो स्टेटर के फील्ड की दिशा में ही करता है। ऐसा भी प्रश्न कई बार आता है, हमारा जो रोटेट करता है रोटर वो स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही रोटेट करता है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है उसकी गति इससे थोड़ी कम होती है, यानी लेस देन ns होती है। nr का मान लेस देन ns होता है, लेकिन बहुत ही कम, मात्र कितना साहब, 2 से 3% की ही कमी हुआ करती है। मैक्सिमम होगा तो 5% होगा, उससे ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो इस कारण से हम लोग सामान्यतः इसको कांस्टेंट स्पीड मोटर भी कह लिया करते हैं। तो ये आपका उत्तर मिल गया। वेरिएबल स्पीड मोटर, लो एचपी मोटर, इंडक्शन मोटर, ये सब आपकी क्या है, नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। इसको सेल्फ स्टार्ट नहीं किया जा सकता है, इसको स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर ही चाहिए। और ये जो मोटर है ना, आपके मन में सवाल होगा कि सर स्टार्टर क्यों यहाँ लगा देते हैं, तो स्टार्टर हम यहाँ जो यूज करते हैं वो किसके लिए करते हैं, सुरक्षा के लिए। किसके लिए साथियों, सुरक्षा के लिए। अब आपके मन में आएगा किस चीज से सुरक्षा के लिए, तो मैं बता दूं आपको, ओवर करंट, शुरुआती टॉर्क ज्यादा चाहिए, 1.5 से 2.5 गुना, और उस टॉर्क को मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा क्या करते हैं, शुरुआत में 5 से 7 गुना करंट रिसीव करने लगते हैं, जिससे हीट लॉस अधिक होगी और आपके स्टेटर की वाइंडिंग जलकर राख हो जाएगी। इसलिए ओवर करंट और अंडर वोल्टेज से प्रोटेक्शन के लिए, इसके लिए अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों कंफर्म हो गए, स्टेटर सुरक्षा के लिए, ओवर करंट और अंडर वोल्टेज से प्रोटेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। क्लियर साथियों, चलिए तो आज की डिस्कशन आपको लिए कैसी रही, और ये सारे प्रश्न आपको बार्क में भी, इसरो में भी, यूपीपीसीएल में भी, एएलपी में तो एकदम पक्का का पक्का मदद करने ही वाला है, ठीक है। बाकी हम आपकी और कैसे यूट्यूब के माध्यम से आपकी मदद करें उसके बारे में भी आप हमसे चर्चा करें, ठीक है, कि सर मुझे ये प्रदान करें तो मैं और बेहतर कर पाऊंगा। तो आपके सजेशन जैसे भी आते हैं मैं उस हिसाब से आपकी मदद का प्रयास करूंगा, और बेहिचक एकमात्र उद्देश्य आपके लिए समर्पित, आपके सक्सेस के लिए समर्पित, और इसी उद्देश्य से आपके बीच हम हाजिर होते हैं। और आप सब लोग टेस्ट से जुड़िए, अपने आप को आंकिए और खूब मेहनत कीजिए, सफल होकर अपने जीवन को असीम ऊंचाइयों तक ले जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।